अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह व सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इक़रा ऑनलाइन क्लासेस की जानिब से इनक़ाद किए गए ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम का तहे दिल से इस्तक़बाल है। बच्चों, आज की क्लास में हम NTSC और NMS जो स्कॉलरशिप के मसावक़ती इम्तिहानात हैं उसके बारे में क्विज़ की शक्ल में पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर एक सवाल होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे और आपको सही जवाब का इंतखाब करना होगा, है ना बच्चों। तो उससे पहले आपको यहाँ पे हमारे तिरंगे के साथ साथ अपनी रियासत कर्नाटक का भी झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है ना बच्चों। क्यों? क्योंकि आज जो है कर्नाटक राज्योत्सव था, यानी हमारे कर्नाटक का दिन मनाए हैं। आप तमाम को यौम कर्नाटक की बहुत बहुत मुबारकबाद। बच्चों, इसके साथ साथ जो है कल हम एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े रहनुमा, जिसको हम हिंदुस्तान के मर्द आहन कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, उनकी भी जयंती, उनका भी यानी उनका भी जन्मदिन मनाए थे। और उसके साथ साथ और एक वहाँ पे शख्सियत का, तो उनके बारे में थोड़ा सा मुख्तसर जानेंगे, क्योंकि बच्चों इस कोरोना की वजह से आप इन तमाम क्या बोलते प्रोग्राम से महरूम रह रहे हैं। तो थोड़ा 1-2 जुमले इन अजीम शख्सियत के बारे में बताते हुए हम अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। तो बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम हिंदुस्तान के मर्द आहन भी कहते हैं, है ना बच्चों। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की पैदाइश 31 अक्टूबर 1875 सन ईस्वी में नाडेर यानी गुजरात के ज़िला खेड़ा के नाडेर में हो गई थी। कब? 31 अक्टूबर 1875 को। और इनकी वफ़ात है 15 दिसंबर 1950 सन ईस्वी। ये हमारे हिंदुस्तान के पहले नायब वज़ीर आज़म और उसके साथ वज़ीर दाखिला भी रहे हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के 49 सदर की हैसियत से भी बहुत ही खिदमत अंजाम दे हैं। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर दाखिला और नायब वज़ीर आज़म की हैसियत से भी हिंदुस्तान को उन्होंने बहुत ही ऊंचाई तक ले गए हैं। और इनका सबसे अजीम कारनामा जो है, जिसकी वजह से हम हिंदुस्तान का मर्द आहन इनको कहते हैं, वो है बच्चों, जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था उस वक्त हमारे पास 565 देसी रियासतें थे, जिसको एक हिंदुस्तान के यूनियन में वफाक में लाना था। तो इस अजीम कारनामे को बहुत से रहनुमाओं की मदद से अंजाम देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने प्राइवी प्रेस या राजधन के जरिए से दस्तावेजुल इल्हाक के जरिए से उन्होंने इस अजीम कारनामे को अंजाम दिया है। और उसके साथ साथ जदीद हिंदुस्तान के खिदमती निज़ाम को कायम करने में भी और हिंदुस्तान के सरकारी मुलाजिमन के लिए बहुत से उन्होंने यहाँ पे जद्दोजहद की है। एक नया खिदमती निज़ाम, सिविल सर्विस का निज़ाम भी उन्होंने कायम किया, जिसकी वजह से उनको पेट्रोन सेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हिंदुस्तान के जद्दोजहद के लिए भी बहुत, यानी यूनिफिकेशन के लिए भी काम किया, इत्तिहाद के लिए भी काम किया उन्होंने, इसीलिए उनको यूनिफायर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इसी की याद में इनकी ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए जो है 2018 सन ईस्वी में जो है गुजरात के मुकाम पर एक बहुत बड़ा स्टैचू उनका जो मुजस्समा बनाया गया है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मुजस्समा है ना बच्चों। एक कब बनाया गया है? 31 अक्टूबर 2018 सन ईस्वी को इसका इनाग्रेशन किया गया है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन जो है 182 मीटर है। 182 मीटर जिसकी ऊंचाई है, या ये तकरीबन 600 फीट यानी 597 फीट है। तकरीबन 600 फीट के नीचे स्टेज वगैरह मिलाएंगे तो 600 फीट जो ऊंचा जो है ये मुजस्समा है, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिफिकेशन भी कहते हैं हम। तो ये दुनिया में जो सबसे ऊंचा स्टैचू कौन सा है? बहुत से हैं यहाँ पे, जैन मजहब के, बुद्ध मजहब के बनाए हुए, लेकिन सबसे ऊंचा जो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, जो गुजरात में बनाया गया है। उसी तरह से और एक जयंती बच्चों जो हम कल मनाए हैं, ये है वाल्मीकि। कौन है? जिसको हम आदि कवि
वाल्मीकि भी कहते हैं, है ना। आपने हिंदू मजहब के या वैदिक मजहब के रज़मिया नज़्मों के बारे में सुने रहेंगे, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत क्या है बच्चों? हिंदू मजहब के 2 रज़मिया नज़्में हैं, है ना। तो रामायण को जो तरतीब देने वाले थे वो यही वाल्मीकि है, इसलिए वाल्मीकि रामायण भी कहते हैं। देखो, जिसमें जो है तकरीबन उन्होंने 24,000 के नज़दीक जो है श्लोकास लिख के हैं, जो कि 4 खंड बोलते हैं, मतलब एक महाकाव्य है बोलते हैं। वो एक बहुत बड़ा जो है नज़्मों की शक्ल में, जिस तरह से अब हमारे मुसद्दस हाली वगैरह है ना, तो उस तरह से नज़्मों की शक्ल में लिखा है और उसको 7 हिस्सों में उन्होंने तकसीम किया है। कौन है ये? आदि कवि वाल्मीकि है ना बच्चों। तो इसके साथ साथ आज जो हम जो है हमारा यौम कर्नाटक भी मनाए हैं ना, कर्नाटक राज्योत्सव करके। तो इसी के साथ में जो है बच्चों, चलिए अब हम हमारी क्लासेस की तरफ आते हैं, जो किस पे है? NTSC के और NMMS के स्कॉलरशिप इम्तिहानात जो है बच्चों। एक्चुअल आपके लिए आज जो क्लास थी वो GMAT पे लेना था, है ना। जनरल मेंटल एबिलिटी एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है GMAT पे लेना था, लेकिन आज हमारा क्या था बच्चों? कर्नाटक राज्योत्सव था। तो क्यों ना हम कर्नाटक पे ही हम जो है सवालात लेते हुए एक क्विज की शक्ल में जो है आज हमारी क्लास लेंगे। ये सोचते हुए जो है आज हम सेट का जो ज्योग्राफिया का हिस्सा है, सेट सेकेंड पेपर, और एक रहता है आपको सेट का जो जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफिया, सिविक्स और हिस्ट्री रहता। तो आज बच्चों हम ज्योग्राफिया के बारे में थोड़े बहुत मालूमात इस क्लास के जरिए से हासिल करेंगे, है ना बच्चों। आज कर्नाटक डे है, तो हम इब्तिदा जो है हमारी क्लास की कर्नाटक के बारे में ही मालूमात हासिल करते हुए करेंगे। तो बच्चों आप तैयार हैं सभी? चलो पहले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आपके लिए पहला सवाल, तो बच्चों यहाँ पे सवालात कैसा रहेंगे? एक सवाल रहेंगे, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, है ना, ABCD। तो सही जवाब आपको कमेंट में लिखना है। फिर उसके बाद मैं भी आपके साथ साथ जो है सही जवाबात को अंडरलाइन करते जाऊंगी। बेटर यही रहेगा कि आप अपने साथ में नोटबुक और जो है यहाँ पे पेन पेंसिल लेके बैठे, आप भी लिखते जाइए। और इसके लिए एक अलग से सेपरेट जो है नोटबुक भी बनाइए। इसके लिए क्या करो बच्चों, आप अलग से एक नोटबुक बनाओ। ये आपको अभी भी काम आएगी, आगे की भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रहेंगे तभी भी वहाँ पे काम आएंगे, क्योंकि 30% जो रहता सोशल साइंस पे रहता है, 30 साइंस में रहता है, फिर मैथ्स पे रहता है। तो ये आगे की भी इम्तिहानात में जनरल पेपर में भी आपके लिए कारआमद रहेंगे, और पर्टिकुलर जो पेपर रहेगा वहाँ पर भी आपको बहुत ही कारआमद रहेंगे। तो इसके लिए बच्चों आप क्या करो, एक अलग से अपनी सेपरेट से नोटबुक बनाइए। चलो बच्चों, तो आप तैयार हैं? चलिए, तो बच्चों आपके लिए पहला सवाल यहाँ पर ये रहा। देखिए सवाल यहाँ है, सवाल नंबर 1 आपके लिए है, रियासत कर्नाटक के लिए इस्तेमाल किया गया नाम करुनाडु का मतलब है। रियासत कर्नाटक के लिए इस्तेमाल किया गया नाम करुनाडु का मतलब है। करुनाडु इसका मतलब है ऑप्शन ए कन्नड़ा जुबान बोलने वाली सरजमीन, ऑप्शन बी काली मिट्टी की सरजमीन, ऑप्शन सी कन्नड़ा अदब की सरजमीन, ऑप्शन डी काले आतिशफिशा चट्टानों वाली सरजमीन। सवाल था बच्चों, रियासत कर्नाटक के लिए इस्तेमाल किया गया नाम करुनाडु का मतलब है। ऑप्शन ए कन्नड़ा जुबान बोली जाने वाली सरजमीन, ऑप्शन बी काली मिट्टी की सरजमीन, ऑप्शन सी कन्नड़ा अदब की सरजमीन, ऑप्शन डी काले आतिशफिशा चट्टानों वाली सरजमीन। चलो बच्चों जल्दी जल्दी ABCD जो सही जवाब है वहाँ पे लिखे। अगर पूरा जवाब लिखने के लिए आपको वहाँ पे उर्दू टाइपिंग मुश्किल हो रही है तो कम से कम आप ABCD डालते चले जाइए, फिर अपनी कॉपी में आराम से बैठ के तमाम सवालात, जवाबात और इसके आंसर भी आपको लिखना है ना बच्चों। चलिए देखते हैं आपका जवाब सही है या नहीं। रियासत कर्नाटक के लिए इस्तेमाल किया गया नाम करुनाडु का मतलब है यहाँ पे काली मिट्टी की सरजमीन, है ना बच्चों। इसका मतलब क्या है, काली मिट्टी की सरजमीन। करु जो लफ्ज है वो कपास के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो काली मिट्टी जो है कपास की पैदावार के लिए भी मौजूद, उस हिसाब से भी जो है करुनाडु को इस कहा जाता था, जिसका मतलब क्या है बच्चों, काली मिट्टी की सरजमीन। समझ में? चलिए बच्चे दूसरे सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके लिए सवाल, करुनाट से क्या मुराद है। रियासत कर्नाटक के लिए और एक नाम यहाँ पे लिया गया था करुनाट या करुनाड, तो इस करुनाट से क्या मुराद है।
चलिए बच्चों, ऑप्शन ए काली मिट्टी की सरजमीन, ऑप्शन बी मशहूर रियासत, ऑप्शन सी शाही सरजमीन, ऑप्शन डी वो जमीन जो बुलंदी पर हो, करुनाट या करनाट बाला भी इसको कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? चलिए बच्चों देखिए, ए बी सी डी में आपका सही जवाब कौन सा है बच्चों? यहाँ पे करुनाट जो लफ्ज है, इसका मतलब है बच्चों यहाँ पे वो जमीन जो बुलंदी पर वाक़ है, वो जमीन जो सतह समंदर से बुलंदी पर वाक़ है, उसके लिए ए लफ्ज करुनाट इस्तेमाल किया गया है। तो बच्चों सवाल नंबर 3 आपके लिए है, कर्नाटक की वसअत कावेरी नदी से लेकर गोदावरी नदी तक है, इस बात का जिक्र कहाँ किया गया है? कर्नाटक की वसअत कावेरी नदी से लेकर गोदावरी नदी तक है, इस बात का जिक्र कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए कविराज मार्ग में, ऑप्शन बी बादामी के कुतबात में, ऑप्शन सी ऋग्वेद में, ऑप्शन डी हलमिडी कुतबे में। तो कहां पर इस बात का जिक्र है बच्चों कि कर्नाटक की वसअत कावेरी नदी से लेकर गोदावरी नदी तक है? ऑप्शन ए कविराज मार्ग, ऑप्शन बी बादामी के कुतबात, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी हलमिडी कुतबात। चलो बच्चों ABCD लिखिए। चलो बच्चों देखते हैं आपका जवाब सही है या नहीं। यस, कविराज मार्ग में है ना बच्चों। कर्नाटक की वसअत कावेरी नदी से लेकर गोदावरी नदी तक है, इसका जिक्र जो है अमोघवर्ष नृपतुंगा की लिखी हुई किताब कविराज मार्ग में है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं। सवाल नंबर 4 आपके लिए है, अजीम मैसूर रियासत का वजूद हुआ है, कब हुआ है? अजीम मैसूर रियासत का वजूद कब हुआ है कब हुआ है? क्वेश्चन मार्क आपके लिए था। ऑप्शन ए यहाँ पर है 1 नवंबर 1947, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1950 सन ईस्वी, ऑप्शन सी 1 नवंबर 1956 सन ईस्वी, ऑप्शन डी 1 नवंबर 1973 सन ईस्वी। अजीम मैसूर रियासत का वजूद हुआ है, कब हुआ है करके। ऑप्शन ए 1 नवंबर 1947 सन ईस्वी, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1950 सन ईस्वी, ऑप्शन सी 1 नवंबर 1956 सन ईस्वी, ऑप्शन डी 1 नवंबर 1973 सन ईस्वी। चलो बच्चों ABCD देखिए कौन सा सही है, जवाब लिखिए जल्दी से कमेंट में। अजीम मैसूर रियासत का वजूद हुआ है। देखिए बच्चों आपका जवाब चेक कीजिए, 1 नवंबर 1956 सन ईस्वी हमारी अजीम मैसूर रियासत का वजूद जो है 1 नवंबर 1956 सन ईस्वी, यानी आज़ाद हिंदुस्तान में जो 565 देसी रियासतें थे, तो फिर उनको जो है बहुत से लिसानी बुनियादों पर, इलाकाई अलग अलग बुनियादों पर जो है फिर एक यूनिफाइड करके किसने किए थे, जिसका जन्मदिन अभी हमने किए ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत से रहनुमाओं की मदद से किए हैं। तो वहां पर स्टार्टिंग में बनने वाली एक रियासत में अजीम मैसूर या विशाल मैसूर रियासत थी, उसका वजूद जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ है ना बच्चों। इसीलिए आज हम क्या किए, 1 नवंबर को कर्नाटक राज्योत्सव मनाए, है ना, कर्नाटक राज्य उत्सव मनाए, है ना बच्चों। चलिए अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट सवाल। 1956 में वजूद में आने वाली विशाल मैसूर रियासत 1973 में कौन सी रियासत बन गई? जो सवाल आपके लिए है, 1956 सन ईस्वी में वजूद में आने वाली विशाल मैसूर अजीम मैसूर रियासत जो बन गई थी 1 नवंबर 1956 सन ईस्वी को, तो 1973 सन ईस्वी में वह कौन सी रियासत बन गई, किस नाम से उसको जाना जाने लगा? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी करुनाडु। क्या कहा जाने लगा? विशाल मैसूर रियासत जो कि 1 नवंबर 1956 सन ईस्वी में वजूद में आई थी, 1973 में उस रियासत को कौन से नाम से जाना जाने लगा, कौन सी रियासत बन गई? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी करुनाडु। चलो बच्चों जल्दी जल्दी लिखो। यस, चेक योर आंसर, कर्नाटक, है ना।
1 नवंबर 1956 सन ईस्वी को वजूद में आने वाली विशाल मैसूर रियासत को 1973 सन ईस्वी में क्या नाम दिया गया बच्चों? कर्नाटक। तो हमारी रियासत कौन सी है? कर्नाटक। तो कर्नाटक रियासत पहले विशाल मैसूर रियासत के नाम से वजूद में आई थी 1956 सन ईस्वी में दस्तावेजुल इल्हाक या कानून इल्हाक के जरिए से। फिर 1973 सन ईस्वी में उसको क्या नाम दिया गया बच्चों? कर्नाटक नाम दिया गया। चलिए अगला सवाल आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। 1973 में विशाल मैसूर रियासत को कर्नाटक नाम देने वाले वजीर आला कौन थे? उस वक्त कौन वजीर आला था? किसके जमाने में 1973 सन ईस्वी में विशाल मैसूर रियासत को कर्नाटक नाम से पुकारा गया? ऑप्शन ए बंगारप्पा, ऑप्शन बी देवराज अरस, ऑप्शन सी एस.एम. कृष्णा, ऑप्शन डी देवेगौड़ा। 1973 सन ईस्वी में विशाल मैसूर रियासत को कर्नाटक नाम देने वाले वजीर आला कौन थे उस जमाने में? ऑप्शन ए बंगारप्पा, ऑप्शन बी देवराज अरस, ऑप्शन सी एस.एम. कृष्णा, ऑप्शन डी देवेगौड़ा। चलो बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बहुत से बच्चे सही जवाब लिखे। चलो बच्चों देखिए आपका जवाब सही है ना? यस। कौन थे? देवराज अरस, दिवंगत देवराज अरस जिसको कहते हैं। बहुत से इस्लाहात के जिन्होंने काम अंजाम दिए हैं। तो 1973 सन ईस्वी में विशाल मैसूर रियासत को कर्नाटक नाम दे उस वक्त कौन थे? वजीर आला हमारे देवराज अरस के जमाने में। देवराज अरस के जमाने में कर्नाटक के नाम दिया गया। किसको? विशाल मैसूर रियासत को। चलिए बच्चों अगला सवाल आपके लिए है। हमारी रियासत के पहले वजीर आला कौन थे? हमारी रियासत कर्नाटक जो विशाल मैसूर रियासत के नाम से वजूद में आई थी, तो हमारी इस रियासत के पहले वजीर आला कौन थे? ऑप्शन ए के.सी. रेड्डी, ऑप्शन बी के हनुमंतैया, ऑप्शन सी एस.एम. कृष्णा, ऑप्शन डी वीरप्पा मोइली। चलो बच्चों हमारी रियासत के पहले वजीर आला कौन थे? ऑप्शन ए के.सी. रेड्डी, ऑप्शन बी के हनुमंतैया, ऑप्शन सी एस.एम. कृष्णा, ऑप्शन डी वीरप्पा मोइली। चलो बच्चों ABCD कौन सा जवाब सही है? यस बच्चों देखो आपका जवाब सही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब है यहाँ पे के.सी. रेड्डी। हमारी रियासत के पहले वजीर आला कौन है? के.सी. रेड्डी। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 आपके लिए यहाँ पर ये रहा। विशाल मैसूर रियासत को कर्नाटक ए नाम क्यों दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डालिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर भूल गई मैं। विशाल मैसूर रियासत को कर्नाटक ए नाम क्यों दिया गया? है ना 1973 में विशाल मैसूर रियासत को कर्नाटक नाम दिया गया। देवराज अरस के जमाने में क्यों दिया गया बच्चों? ऑप्शन ए यहाँ सिर्फ कन्नड़ा जुबान बोली जाती थी, ऑप्शन बी दस्तूर के जरिए इसका हुक्म हुआ था, ऑप्शन सी कन्नड़ा जुबान बोलने वालों की ख्वाहिश थी, ऑप्शन डी कन्नड़ा जुबान को रियासत की जुबान बनाने के लिए। विशाल मैसूर रियासत को कर्नाटक ए नाम क्यों दिया गया? ऑप्शन ए यहाँ सिर्फ कन्नड़ा जुबान बोली जाती थी इसलिए, या ऑप्शन बी दस्तूर के जरिए इसका हुक्म हुआ था इसलिए दिया गया है, या ऑप्शन सी कन्नड़ा जुबान बोलने वालों की ख्वाहिश थी, ऑप्शन डी कन्नड़ा जुबान को रियासत की जुबान बनाने के लिए विशाल मैसूर रियासत को कर्नाटक नाम दिया गया है। चलो बच्चों देखो डियर्स आपका जवाब सही है अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब है यहाँ पे कन्नड़ा जुबान वालों की बोलने वालों की ख्वाहिश थी कि यहाँ पर ज़्यादातर कन्नड़ा जुबान बोलने वाले थे। तो बहुत से तहरीकात के ज़रिए से अखंड कर्नाटक रियासत, कर्नाटक का एकीकरण समिति, तो बहुत से तहरीकात चलाई गई। फिर उसके बाद में हमारी रियासत विशाल मैसूर के नाम से, अजीम मैसूर के नाम से जो बन गई थी, उसको 1973 में देवराज अरस के ज़माने में कन्नड़ा जुबान बोलने वालों की ख्वाहिश के मुताबिक क्या नाम दिया गया बच्चों? कर्नाटक नाम दिया गया। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा। जनूबी हिंद की सबसे बड़ी रियासत और हिंदुस्तान में 7वीं बड़ी रियासत कौन सी है? जनूबी हिंद की सबसे बड़ी रियासत है और हिंदुस्तान में 7वीं बड़ी रियासत कौन सी है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु।
जुनूबी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत और हिंदुस्तान की 7वीं बड़ी रियासत कौन सी है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। चलो बच्चों जल्दी जल्दी लिखो, कमेंट में आपका आंसर लिखे ABCD। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कौन से? कर्नाटका, है ना। जनूबी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत और हिंदुस्तान में रकबे के लिहाज से 7वीं बड़ी रियासत कौन सी है बच्चों? हमारी रियासत कर्नाटका। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्नाटक के शुमाल में कौन सी सरहदी रियासत वाक़ है? हमारी पड़ोसी रियासत जिसको हमारी सरहदें मिल रहे हैं। कर्नाटक के शुमाल में कौन सी पड़ोसी सरहदी रियासत वाक़ है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तेलंगाना। शुमाल में, कर्नाटक के शुमाल में कौन सी पड़ोसी सरहदी रियासत जिसको हमारे कर्नाटक रियासत की सरहद मिल रही है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तेलंगाना। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए बच्चों आपका जवाब यस, ऑप्शन बी महाराष्ट्र। कर्नाटक के शुमाल में कौन सी पड़ोसी सरहदी रियासत है बच्चों? महाराष्ट्र, जहां पे कर्नाटक की सरहदें मिल रही है ना। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके लिए आपकी स्क्रीन पर ए रहा। कर्नाटक के जुनूब मशरिक में वाक़ सरहदी रियासत कौन सी? हमारी पड़ोसी रियासत कर्नाटक के जुनूब मशरिक। अब शुमाल में देखिए हम महाराष्ट्र, तो उसी तरह से कर्नाटक के जुनूब मशरिक में वाक़ सरहदी पड़ोसी रियासत है हमारी। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। चलिए बच्चों कर्नाटक के जुनूब मशरिक में, जुनूब मशरिक में, जुनूब नीचे, मशरिक हमारे दाएं हाथ की तरफ है ना। कर्नाटक के जुनूब मशरिक में वाक़ पड़ोसी सरहदी रियासत है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए बच्चों देखिए आपका आंसर कौन सी है बच्चों? तमिलनाडु। कौन सी है? जुनूब मशरिक में, मशरिक की सिमत कौन सी है बच्चों? तमिलनाडु। शुमाल में कौन सी देखे हम? महाराष्ट्र, है ना। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए रहा। कर्नाटक के जुनूब मगरिब में वाक़ सरहदी रियासत कौन सी है? ये है कौन सी है बच्चों? कर्नाटक के जुनूब मगरिब। अब जुनूब मशरिक में देखे तमिलनाडु, शुमाल में महाराष्ट्र, कर्नाटक के जुनूब मगरिब में बहरे अरब की सिमत, नीचे जुनूब मगरिब की सिमत में वाक़ हमारी सरहदी रियासत है। ऑप्शन ए पांडिचेरी, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी चामराजनगर। ऐसे बच्चों कर्नाटक के जुनूब में वाक़ सरहदी रियासत कौन सी है? पांडिचेरी है, केरला है, चामराजनगर है, गोवा है। कौन सी है बच्चों? देखिए आपका जवाब अल्हम्दुलिल्लाह कौन सी है बच्चों? केरला। जुनूब मगरिब की सिमत में कौन सी है बच्चों? केरला रियासत नीचे है ना। यस, चलिए बच्चों चामराजनगर नहीं हो सकती क्योंकि ये हमारा जिला है ना। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन। रियासत कर्नाटक का फैलाव शुमाल में बीदर से लेकर जुनूब में डैश तक है। कहां से कहां तक है? रियासत कर्नाटक का फैलाव शुमाल में बीदर जिले से लेकर जुनूब में है, कहां तक है बच्चों? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी चामराजनगर, ऑप्शन सी रामनगर, ऑप्शन डी चिकबल्लापुर। चलिए बच्चों हमारी रियासत कर्नाटक का फैलाव शुमाल में बीदर से लेकर जुनूब में मैसूर तक है, या ऑप्शन बी चामराजनगर तक, ऑप्शन सी रामनगर, ऑप्शन डी चिकबल्लापुर। माशाल्लाह, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आपका जवाब यह है चामराजनगर। कहां तक है बच्चों? चामराजनगर तक। रियासत कर्नाटक का फैलाव शुमाल में बीदर से लेकर जुनूब में चामराजनगर तक है ना। हमारी रियासत कहां तक फैली हुई है? शुमाल में बीदर से लेकर जुनूब में चामराजनगर। उसी तरह उसकी चौड़ाई से लिहाज से लिया जाए तो यहाँ पे जो है ऊपर जो है बीदर से नीचे जुनूब में चामराजनगर और इधर शुमाली केंद्रा से लेकर कोलार और मुलबागल तक भी हमारी रियासत
फैली हुई है ना बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रियासत कर्नाटक का कुल रकबा है। रियासत कर्नाटक का कुल रकबा, ऑप्शन ए 1,91,791 मुरब्बा किलोमीटर मीन्स 1,91,791 मुरब्बा किलोमीटर। ऑप्शन बी 1,91,976 मुरब्बा किलोमीटर। ऑप्शन सी 1,91,978 मुरब्बा किलोमीटर। ऑप्शन डी 1,91,967 मुरब्बा किलोमीटर। चलो बच्चों, रियासत कर्नाटक का कुल रकबा कितना है? ए बी सी डी देखिए कौन सा सही जवाब है बच्चों, जल्दी जल्दी लिखिए कमेंट में। अल्हम्दुलिल्लाह, यस सही जवाब है बच्चों यहाँ पे 1,91,791 मुरब्बा किलोमीटर। 1,91,791 मुरब्बा किलोमीटर। बच्चों आपकी किताबों में थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, 1,19,000 हुआ है, उसको सही कर लीजिए। और एक्चुअल जो है रकबा हमारा, और एक यहाँ पे लेसन में 1,91,791 दिया है, तो ये हम लोग आपको सही बता दें। इससे भी एक्यूरेट जो जवाब है 1,91,976 जो है 76 मुरब्बा किलोमीटर, ये सही बता रहा है। फिर भी हम लोग अपनी किताब की नुक्ता नज़र से अब जाएंगे तो 1,91,791 मुरब्बा किलोमीटर हमारी कर्नाटक रियासत का कुल रकबा 1,91,791 मुरब्बा किलोमीटर। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, अगला क्वेश्चन आपके लिए है। कर्नाटक के जनूब मगरब में वाक़ सरहदी रियासत है। कर्नाटक के जनूब मगरब में वाक़ सरहदी रियासत है। ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी तमिलनाडु। कर्नाटक के जनूब मगरब में वाक़ सरहदी रियासत है। ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी तमिलनाडु। मगरब की जानिब कौन सी सरहद मिलती है हमारी रियासत कर्नाटक को? चलिए बच्चों देखिए, केरला रियासत, इससे पहले भी हो गया था, आपकी याददाश्त के लिए। और एक बार क्वेश्चन उसको रिपीट क्यों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रियासत कर्नाटक की वसअत है ना 11.31 दर्जे शुमाली अर्ज़ बलद से कहाँ तक है? रियासत कर्नाटक की वसअत जो कि 1,91,791 मुरब्बा किलोमीटर की जो हमारी रियासत है, इसकी वसअत 11.31 दर्जे शुमाली अर्ज़ बलद से। ऑप्शन ए 18.54 दर्जे जुनूबी अर्ज़ बलद के दरमियान। ऑप्शन बी 18.45 दर्जे जुनूबी अर्ज़ बलद के दरमियान। ऑप्शन सी 18.54 दर्जे शुमाली अर्ज़ बलद के दरमियान। ऑप्शन डी 18.55 यानी 55 दर्जे जुनूबी अर्ज़ बलद के दरमियान में। कहाँ से कहाँ तक हमारे रियासत कर्नाटक की वसअत है, इसकी चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक है? 11.31 दर्जे शुमाली अर्ज़ बलद से लेकर 18.54 दर्जे जुनूबी अर्ज़ बलद, या 18.45 दर्जे जुनूबी अर्ज़ बलद के दरमियान, या 18.54 शुमाली अर्ज़ बलद के दरमियान, या 18.55 जुनूबी अर्ज़ बलद के दरमियान वाक़ है। चलो बच्चों, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चेक कीजिए आपका जवाब। यस 18.45 दर्जे 18.45 दर्जे जुनूबी अर्ज़ बलद के दरमियान में हमारी रियासत कर्नाटक की वसअत है। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। कर्नाटक के मगरिब में वाक़ बहिरा कौन सा है? कर्नाटक के मगरिब में वाक़ बहिरा, बहर से जो छोटा रहता है उसको बहिरा कहते हैं। ऑप्शन ए बहर अहमर, ऑप्शन बी बहर हिंद, ऑप्शन सी खलीज बंगाल, ऑप्शन डी बहर अरब। चलिए बच्चों, आसान जवाब है आपके लिए। कर्नाटक के मगरिब में वाक़ बहिरा कौन सा है? बहर अहमर, बहर हिंद, खलीज बंगाल, बहर अरब। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपका जवाब सही था, बहर
अरब, है ना। कर्नाटक के मगरब में क्या है, बहरे अरब वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कर्नाटक का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कर्नाटक का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी बेंगलुरु शहरी यानी अर्बन बेंगलुरु जिसको हम कहते हैं, ऑप्शन सी बेलगाम या आजकल उसको बेलगावी कहते हैं, ऑप्शन डी गुलबर्गा। कर्नाटक का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? मैसूर, बेंगलुरु, बेलगाम, गुलबर्गा। चलिए बच्चों जल्दी जल्दी लिखो कमेंट में, कर्नाटक का सबसे बड़ा जिला है रकबे के लिहाज से। चलो बच्चों देखिए आपका सही जवाब कौन सा? बेलगाम। कौन सा जिला है बच्चों? जिला बेलगाम। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, रियासत कर्नाटक को इंतजामी सहूलत की बिना पर 4 डिवीजन में तकसीम किया गया है ना। जिस तरह से सियासी लिहाज से जो है सियासी तकसीम 30 अजला में 176 तालुकों में उसको तकसीम किया गया, उसी तरह से इंतजामी सहूलत के लिहाज से इंतजामी सहूलियत की बिना पर रियासत कर्नाटक को 4 डिवीजन में तकसीम किया गया है ना बच्चों। कितने डिवीजन में? 4 डिवीजन में। तो वो 4 डिवीजन ये हैं, ऑप्शन ए बेंगलुरु, मैसूर, धारवाड़, गुलबर्गा, ऑप्शन बी बेंगलुरु, बेलगाम, गुलबर्गा, मैसूर, ऑप्शन सी मैसूर, बेलगाम, बेंगलुरु, विजयपुर या बीजापुर जिसको कहते हैं, ऑप्शन डी मैसूर, बेलगाम, गुलबर्गा, बीदर। चलो बच्चों जल्दी जल्दी देखो, रियासत कर्नाटक को इंतजामी सहूलत की बिना पर 4 डिवीजन में तकसीम किया गया, वो ये है बेंगलुरु, मैसूर, धारवाड़, गुलबर्गा, ऑप्शन बी बेंगलुरु, बेलगाम, गुलबर्गा, मैसूर, ऑप्शन सी मैसूर, बेलगाम, बेंगलुरु, विजयपुर, ऑप्शन डी मैसूर, बेलगाम, गुलबर्गा, बीदर। चलो बच्चों चेक योर आंसर। यस, कौन सा बच्चों? बेंगलुरु, बेलगाम, गुलबर्गा और मैसूर। बेलगाम डिवीजन, गुलबर्गा डिवीजन, बेंगलुरु डिवीजन और मैसूर डिवीजन, 4 डिवीजन में इंतजामी सहूलत के लिहाज से तकसीम किया गया। तो सही जवाब क्या है बच्चों? ऑप्शन बी बेंगलुरु, बेलगाम, गुलबर्गा और मैसूर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए रहा। इनमें गैर मुतालिक लफ्ज को यहाँ पे जो ताल्लुक नहीं रख रहा ऑप्शन में उसको अलग करना है। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी न्यू मंगलूर, ऑप्शन सी भटकल, ऑप्शन डी होन्नावर। गैर मुतालिक लफ्ज को एक ग्रुप है इनका, इसमें कौन सा लफ्ज है जो ग्रुप को मैच नहीं करता, उसको आपको वहां पे एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन रहता है कि गैर मुतालिक लफ्ज को यहाँ पे पहचानिए, उसको अलग कीजिए। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी न्यू मंगलूर, ऑप्शन सी भटकल, ऑप्शन डी होन्नावर। देखो बच्चों ओम क्या है, न्यू मंगलूर क्या है, भटकल क्या है, होन्नावर क्या है, याद कीजिए। कर्नाटक के तिब्बी खुसूसियात में हम पढ़े हैं ये, है ना बच्चों। चलिए देखिए आपका आंसर ओम है ना, क्योंकि न्यू मंगलूर, भटकल, होन्नावर ये तभी सभी क्या है कर्नाटक की बंदरगाहें। ओम जो है ये बीच है ना, ओम बीच है, ये तमाम क्या है बंदरगाहें हैं। चलिए बच्चों इसी तरह से और एक क्वेश्चन आपके लिए, हिंदुस्तान का बाबे दाखिला मुंबई है ना, मुंबई को हम हिंदुस्तान का बाबे दाखिला गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं, तो कर्नाटक का बाबे दाखिला गेटवे ऑफ कर्नाटका, ऑप्शन ए गोकर्ण, ऑप्शन बी न्यू मंगलूर, ऑप्शन सी मालपे, ऑप्शन डी बेंगलुरु। हिंदुस्तान का बाबे दाखिला मुंबई है ना, तो अब कर्नाटक का बाबे दाखिला गोकर्ण, न्यू मंगलूर, मालपे, बेंगलुरु, गेटवे ऑफ कर्नाटका, इनमें से किसको कहा जाता है? माशाल्लाह। चलो बच्चों देखो आपका सही जवाब यस न्यू मंगलूर। न्यू मंगलूर बंदरगाह को हम क्या कहते हैं? कर्नाटक का बाबे दाखिला गेटवे ऑफ कर्नाटक कहते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपके लिए, मंगलूर सोमेश्वर बीच गोकर्ण, देखो अब मंगलूर में सोमेश्वर बीच में क्या रिश्ता है देखना। अब गोकर्ण को उसके आगे लिखना है, जिस तरह हिंदुस्तान का बाबे दाखिला मुंबई, कर्नाटक का बाबे दाखिला हम न्यू मंगलूर का, तो मंगलूर सोमेश्वर बीच गोकर्ण। ऑप्शन ए मालपे, ऑप्शन बी मुरडेश्वर, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी पेनम्पुर। मंगलूर सोमेश्वर बीच गोकर्ण, ऑप्शन ए मालपे, ऑप्शन बी मुरडेश्वर, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी पेनम्पुर।
अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बच्चों, ओम। गोकर्ण के करीब कौन सी बीच है बच्चों? ओम बीच है ना। तो मैंगलोर के करीब सोमेश्वर बीच। गोकर्ण के करीब कौन सी है बच्चों? ओम बीच है। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? ओम, है ना। यस। चलो बच्चों, अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए ये रहा। यहां पर भी गैर मुत्तलिक लफ्ज को आपको अलग करना है। सेंट मेरी, ओम, एंजने और सेंट मेरी, ओम, अंजने और कंजीगुड, इसमें से एक लफ्ज जो है वो ग्रुप में मैच नहीं करता, तो उसको हम अलग करना है। सेंट मेरी, ओम, अंजने, कंजीगुड, तो इसमें से जो उस ग्रुप में नहीं आता उसको अलग करना है। जिस तरह से आप चावल, रागी, जवार, कपास है, तो वहां से आप क्या निकालेंगे? कपास को निकालेंगे, है ना। एक गिजाई अनाज है, गिजाई फसल और रेशेदार फसल है। उसी तरह से यहाँ पे है सेंट मेरी, ओम, अंजने और कंजीगुड, इसमें से जो गैर मुत्तलिक है उसको बच्चों जल्दी से अलग कीजिए। यस बच्चों, यस, वेरी गुड। ओम, है ना। ओम बीच है। ये तमाम क्या है? जजीरे हैं। सेंट मेरी जजीरा, जिसको नारियल का जजीरा भी कहते हैं, अंजने जजीरा और कंजीगुड ए जजायर है। ओम जो है बच्चों क्या है? बीच है, इसलिए यहाँ पे अलग क्या हो जाएगा? ओम निकल जाएगा। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन 18। बहर अरब और मलनाड का दरमियानी इलाका साहिली मैदानी इलाका। बहर अरब और मलनाड का दरमियानी इलाका साहिली मैदानी इलाका, तो मलनाड से साहिल तक का इलाका। ऑप्शन ए जरखीज मैदानी इलाका, ऑप्शन बी सहराई इलाका, ऑप्शन सी आबी इलाका, ऑप्शन डी पहाड़ी या कोहस्तानी इलाका। चलिए बच्चों, बहरे अरब और मलनाड के दरमियानी इलाका, उसके सामने दिया है साहिली मैदानी इलाका, मतलब बहरे अरब और मलनाड के दरमियानी इलाके को हम साहिली मैदानी इलाका कहते हैं, है ना। इस तरह से होगा। तो अब मलनाड से साहिल तक का इलाका क्या कहलाता है? जरखीज मैदानी इलाका, ऑप्शन बी सहराई इलाका, ऑप्शन सी आबी इलाका, ऑप्शन डी पहाड़ी या कोहस्तानी इलाका। चलो बच्चों, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इसको क्या कहते हैं बच्चों? पहाड़ी या कोहस्तानी इलाका। मलनाड से साहिल तक का जो हमारे कर्नाटक का इलाका है उसको पहाड़ी या कोहस्तानी, और बहरे अरब और मलनाड का दरमियानी इलाका क्या कहलाता है बच्चों? साहिली मैदानी इलाका। और मलनाड से साहिल तक का इलाका पहाड़ी या कोहस्तानी इलाका कहलाता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहा। मैंगलोर, चिकमंगलूर, चरमड़ी घाट। मैंगलोर, चिकमंगलूर, चरमड़ी घाट करके लिखी हूं मैं, दोनों का रिश्ता देखिए क्या है करके। उसी तरह शिवमोग्गा और कुंदापुर। मैंगलोर, चिकमंगलूर, चरमड़ी घाट, शिवमोग्गा, कुंदापुर। ऑप्शन ए मगरबी घाट, ऑप्शन बी शिरडी घाट, ऑप्शन सी होलकल घाट, ऑप्शन डी आगंबे घाट। मैंगलोर, चिकमंगलूर, चरमड़ी घाट, शिवमोग्गा, कुंदापुर। रिश्ता समझ में आया? मैंगलोर और चिकमंगलूर के दरमियान में जो रास्ता है उस घाटी रास्ते को हम क्या कहते हैं? चरमड़ी घाट कहते हैं ना बच्चों। तो उसी तरह शिवमोग्गा और कुंदापुर, मगरबी घाट, शिरडी घाट, होलकल घाट, आगंबे घाट क्या कहते हैं बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, होलकल घाट क्या कहते हैं बच्चों? शिवमोग्गा और कुंदापुर के दरमियान में जो घाट का रास्ता, घाट सेक्शन है, उसको हम क्या कहते हैं? होलकल घाट। मैंगलोर और चिकमंगलूर, चरमड़ी घाट मतलब क्या है यहाँ पे? मैंगलोर और चिकमंगलूर के दरमियानी घाट को हम चरमड़ी घाट कहते हैं। तो आगे आपको क्या रिश्ता है देखिए, तीसरे का रिश्ता वहां पे देखना आप। शिवमोग्गा और कुंदापुर के दरमियान में होने वाली घाट कौन सी है? तो कौन सी है बच्चों? होलकल घाट। क्या कहते हैं बच्चों उसको? होलकल घाट। चलिए और एक क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन 21। आगंबे घाट, शिवमोग्गा, उडुपी। आगंबे घाट, शिवमोग्गा, उडुपी, शिरडी घाट। सवाल समझ में आया है? ऑप्शन ए मैंगलोर, शिवमोग्गा, ऑप्शन बी शकलेशपुर, कुंदापुर, ऑप्शन सी मैंगलोर, चिकमंगलूर, ऑप्शन डी सकलेशपुर, मैंगलोर। ऐसे बच्चों, सवाल समझ में आया है? आगंबे घाट,
शिवमोग्गा उडुपी मतलब शिवमोग्गा और उडुपी की जो दरमियानी जो घाट का रास्ता उसको हम क्या कहते हैं, उस घाट का नाम क्या है बच्चों, आगंबे घाट है। तो अब शिरडी घाट कहाँ से कहाँ तक है आपको लिखना रहता है एग्जाम में। चलिए यहाँ पे है ऑप्शंस आपके लिए, मंगलूर शिवमोग्गा, सकलेशपुर कुंदापुर, मंगलूर चिकमंगलूर, सकलेशपुर मंगलूर। माशाल्लाह आपके लिए सही जवाब है सकलेशपुर मंगलूर। शिरडी घाट कहाँ वाक़ है बच्चों, सकलेशपुर और मंगलूर के दरमियान में जो घाट है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, शिरडी घाट। जैसा शिवमोग्गा और उडुपी के दरमियानी घाट को हम आगंबे घाट कहते हैं, उसी तरह शिरडी जो घाट कहाँ हो, सकलेशपुर और मंगलूर के दरमियान में है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे है ना 4 घाट पढ़े हैं हम, तभी हिस्से जहाँ पे हम ज्योग्राफिया के तभी हिस्से जाते हैं वहाँ पे 4 घाट का जिक्र है ना बच्चों। कौन कौन से हैं वो 4 घाट, चरमड़ी घाट जो कि मंगलूर चिकमंगलूर को जोड़ती है, उसी तरह से आगंबे घाट जो कि उडुपी शिवमोग्गा को जोड़ती है ना जैसा यहाँ पे, उसी तरह से शिरडी घाट जो है वो सकलेशपुर और मंगलूर, हासन भी आता है वहाँ पे करीब में, हासन सकलेशपुर और मंगलूर को जोड़ती है। उसी तरह से बच्चों होलकल घाट जो पहले पढ़े हम शिवमोग्गा कुंदापुर को, है ना, होलकल घाट शिवमोग्गा कुंदापुर को, आगंबे घाट शिवमोग्गा उडुपी को, शिरडी घाट सकलेशपुर मंगलूर को, और उसी तरह से जो है चरमड़ी घाट मंगलूर और चिकमंगलूर को। ये अहम क्या है 4 घाट सेक्शन जो हमारे कर्नाटक के मगरबी घाट के पास में आते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, मलनाड के इलाके में खूबसूरत घने सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं क्योंकि मलनाड के इलाके में खूबसूरत घने सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं ना, क्यों, क्योंकि ऑप्शन ए शदीद बारिश का इलाका है इसलिए, या ऑप्शन बी कई नदियों का मुंबहा इसलिए, ऑप्शन डी कई आबशार पाए जाते हैं, सी ऑप्शन डी है पहाड़ी या कोहस्तानी इलाका है। तो बच्चों इसमें कौन सा सही जवाब है, या चारों सही है, या ए बी सही है, या बी और सी सही है, या सी और डी से, इस तरह से भी क्वेश्चन रहते हैं आपको। जिस तरह क्वेश्चन था यहाँ पे, मलनाड के इलाके में घने खूबसूरत सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए शदीद बारिश का इलाका है, ऑप्शन डी कई नदियों का मुंबा है, ऑप्शन सी कई आबशार पाए जाते हैं, ऑप्शन डी पहाड़ी या कोहस्तानी इलाका है। तो बच्चों सही जवाब ए सही है, या बी या ए बी दोनों सही है, बी और सी कौन सा सही है, इस तरह से भी रहता है, किस तरह रहता है आपको, ये सभी ए ऑप्शन ए देखो अब यहाँ पे ए सभी सही जवाब आता है, सही है, या ऑप्शन बी जो है ए और डी सही है, ए और डी सही है, यहाँ पे शदीद बारिश का इलाका या पहाड़ी कोहस्तान ए सही है, या बच्चों ए और बी सही जवाब आता है, शदीद बारिश का इलाका है, कई नदियों का मुंबा है, या ऑप्शन डी सिर्फ ए सही जवाब है। देखो बच्चों वहाँ पे कौन सा सही है, 4 पहले ऑप्शन दी हूँ फिर उसके बाद में आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे शदीद बारिश का इलाका है, कई नदियों का मुंबा है, कई आबशार पाए जाते हैं, पहाड़ी या कोहस्तानी इलाका, ये 4 ऑप्शन है। तो ये सभी सही जवाब आता है तो आप ए को मार्क करेंगे। अब आपको ये चारों सही जवाब लिख रहे हैं, लग रहे हैं, तो सही जवाब है बोल के कौन सा ऑप्शन है वहाँ पे ए है, इस तरह रहता है आपको वहाँ पे। तो बी है यहाँ पे, बी में क्या कहा गया, ए और डी सही है, आपको ए और डी सही लग रहा है तो बी ऑप्शन लिखेंगे आप। अगर ए और बी शदीद बारिश का इलाका है, कई नदियों का मुंबा है, तो ए और बी सही जवाब करके सी को मार्क आउट करेंगे। डी में क्या कहा गया, सिर्फ ए सही है, यानी शदीद बारिश का इलाका। तो बच्चों कंफ्यूज किए बिना आपको क्या सही लग रहा है कि चारों जवाब सही है, क्या ए और डी सही है, ए और बी सही है, या सिर्फ ए सही है। तो नीचे ए बी सी डी जो दी हो ना उसके लिहाज से अब आपको आंसर वहां पे बताना रहता है ना बच्चों। शदीद बारिश का इलाका इसलिए सदाबहार जंगलात हैं, या कई नदियों का मुंबहा इसलिए सदाबहार जंगलात हैं, कई आबशार पाए जाते हैं, पहाड़ी इलाका या कोहस्तानी इलाका है, या सभी जवाब सही हैं, या ए और बी सही है, या ए और डी सही है, या सिर्फ ए सही है बच्चों। चलिए देखिए आपका जवाब सिर्फ ए सही जवाब है यहाँ पे, है ना। पहाड़ी और कोहस्तानी इलाका आने करके यहाँ पे क्या, जहां पर शदीद बारिश होती है, शदीद बारिश के इलाके में क्या होते हैं बच्चों, जहां पर 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है वहां पे कई सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। नदियों की वजह से नहीं, जो शदीद बारिश के इलाके होते हैं वहां पे सदाबहार जंगलात, नदियों के मुंबे में या आबशारों के पास, वहां पर कौन से हैं, मैंग्रोव के जंगलात पाए जाते हैं।
और पहाड़ी इलाकों में कोहस्तानी नबातात पाए जाते हैं, है ना बच्चों। तो इसलिए देखो वहाँ पे कितना कॉम्प्लिकेटेड करा रहता है, इसी तरह से रहते हैं क्वेश्चंस वहाँ पे, हाँ बच्चों। तो सदाबहार जंगलात कहाँ पर पाए जाते हैं कभी शदीद बारिश के इलाके में, है ना। 250 सेंटीमीटर से भी जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ पे सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। तो सिर्फ इसलिए अब हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन डी। क्या है उसमें, सिर्फ ए क्या है सही जवाब है। समझ में आया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 23 यह है यहाँ पे, कर्नाटक का सबसे ऊंचा आबशार जोग फॉल्स इस नदी पर है। कर्नाटक का सबसे ऊंचा आबशार जोग फॉल्स इस नदी पर है। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी घटप्रभा, ऑप्शन सी शरावती, ऑप्शन डी कृष्णा। कर्नाटक का सबसे ऊंचा आबशार जोग फॉल्स इस नदी पर है। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी घटप्रभा, ऑप्शन सी शरावती, ऑप्शन डी कृष्णा। चलिए बच्चों 2-4 दिन पहले आपका लेसन हुआ है ये, माशाल्लाह। किस नदी पर, शरावती नदी पर, है ना। कर्नाटक का सबसे ऊंचा आबशार जोग फॉल्स किस नदी पर है बच्चों, शरावती नदी पर, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चिकमंगलूर कॉफी की सरजमीन, कोरगिया कोडगु। रिश्ता समझ में आया। चिकमंगलूर को हम क्या कहते हैं, कॉफी की सरजमीन कहते हैं, है ना। अब कोरगिया कोडगु जिले को ऑप्शन ए आमों की सरजमीन, ऑप्शन बी धान का इलाका, ऑप्शन सी मलनाड की सरजमीन, ऑप्शन डी मौसम्बी की सरजमीन। चिकमंगलूर कॉफी की सरजमीन, कोडगु जिले को आमों की सरजमीन कहते हैं, या धान का इलाका कहते हैं, या मलनाड की सरजमीन कहते हैं, या मौसम्बी की सरजमीन कहते हैं। चलो बच्चों देखो आपका आंसर सही है या नहीं। माशाल्लाह मौसम्बी की सरजमीन, है ना। चिकमंगलूर में जो है कॉफी की पैदावार ज्यादा होती है, वहाँ पे कॉफी की बागबानी ज्यादा की जाती है, इसलिए कॉफी की सरजमीन कहते हैं। और कोरग जिले में मौसम्बी की पैदावार ज्यादा होने की वजह से इसको मौसम्बी की सरजमीन कहते हैं, है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25। कोडग जिले को, कोडगु जिले को कर्नाटक का कश्मीर कहा जाता है ना। मौसम्बी की सरजमीन भी कहते हैं, कर्नाटक का कश्मीर भी कहते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए कश्मीरी सेब यहाँ उगते हैं, कश्मीरी सेब यहाँ उगते हैं। ऑप्शन बी मौसम्बी की पैदावार ज्यादा होती है, ऑप्शन सी वहां सर्द मौसम रहता, ऑप्शन डी खूबसूरत वादियां हैं। चलो बच्चों कोडगु जिले को कर्नाटक का कश्मीर कहा जाता है क्योंकि कश्मीरी सेब यहाँ पर उगते हैं, इसलिए क्या। या ऑप्शन बी है मौसम्बी की पैदावार ज्यादा होती है, ऑप्शन सी वहां सर्द मौसम रहता, ऑप्शन डी खूबसूरत वादियां पाई जाती हैं। चलो बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आपका जवाब, यस वहां सर्द मौसम रहता। जिस तरह कश्मीर में टेम्परेचर कम रहता, सर्द मौसम रहता, इसीलिए कोडगु सर्द जिला होने की वजह से हम उसको कोडगु जिले को कर्नाटक का कश्मीर भी कहते हैं, है ना बच्चों। मौसम्बी की पैदावार ज्यादा होने की वजह से मौसम्बी की सरजमीन, लेकिन सर्द मौसम रहने की वजह से उसको कर्नाटक का कश्मीर कहते हैं। किसको बच्चों, कोडगु जिले को। चलिए नेक्स्ट देखिए बी 26। कर्नाटक का नयाग्रा, यह हिंदुस्तान का नयाग्रा भी कहते हैं, कहलाने वाला गोकाक ऑफशोर, एक गोकाक फॉल्स किस नदी पर है। ऑप्शन ए घटप्रभा, ऑप्शन बी मलप्रभा, ऑप्शन सी शरावती, ऑप्शन डी भागवती। कर्नाटक या हिंदुस्तान का नयाग्रा कहलाने वाला गोकाक ऑफशोर, एक गोकाक फॉल्स किस नदी पर है। ऑप्शन ए घटप्रभा, ऑप्शन बी मलप्रभा, ऑप्शन सी शरावती, ऑप्शन डी भागवती। चलो बच्चों एंजॉय करते हुए जवाब दीजिए, आपको आगे भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होंगे ये, है ना। चलो बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह घटप्रभा नदी पर, है ना। किस नदी पर है बच्चों, गोकाक फॉल्स घटप्रभा नदी पर है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कर्नाटक का शुमाली मैदानी इलाका काली मिट्टी का इलाका। कर्नाटक का शुमाली मैदानी इलाका काली मिट्टी का इलाका, तो कर्नाटक का जुनूबी मैदानी इलाका। ऑप्शन ए रेतीली मिट्टी का इलाका, ऑप्शन बी लाल मिट्टी का इलाका,
ऑप्शन सी सतह मुर्तफा का इलाका, ऑप्शन डी चट्टानी इलाका। बच्चों कर्नाटक का शुमाली मैदानी इलाका क्या कहलाता है? वहां पे निस्बत अगर दिया है वो क्या है बच्चों कि काली मिट्टी का इलाका कहलाता है बोल के, है ना। कर्नाटक का शुमाली मैदानी इलाका काली मिट्टी का इलाका नहीं, काली मिट्टी का इलाका। कर्नाटक का शुमाली मैदानी इलाका काली मिट्टी का इलाका कहलाता। तो अब कर्नाटक का जुनूबी मैदानी इलाका क्या कहलाता है? आपको वहां पे एग्जाम में इस तरह से लिखना रहता है। देखो ऑप्शन ए है रेतीली मिट्टी का इलाका, ऑप्शन बी लाल मिट्टी का इलाका, ऑप्शन सी सतह मुर्तफा का इलाका, ऑप्शन डी चट्टानी इलाका। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये रहा आपका जवाब। क्या कहते हैं बच्चों इसको? लाल मिट्टी का इलाका कहते हैं। कर्नाटक का शुमाली मैदानी इलाका, वहां पे काली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, वो काली मिट्टी का मैदानी इलाका कहलाता है। तो कर्नाटक का जुनूबी इलाका जो है, यहाँ पे जुनूबी मैदानी इलाका जो है लाल मिट्टी का इलाका कहलाता है। चलिए बच्चों अगला सवाल आपके लिए ये रहा। एक मरतबा हो गए, फिर से रिपीट हुआ, फिर भी बोलिए। कोडगु जिले को कर्नाटक का कश्मीर कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन ए था कश्मीरी सेब यहाँ पर उगते हैं, ऑप्शन बी मौसमी की पैदावार ज्यादा होती है, ऑप्शन सी वहाँ मौसम सर्द रहता, ऑप्शन डी खूबसूरत वादियाँ। तो बच्चों आपका जवाब वहाँ पे क्या था? वहाँ सर्द मौसम रहता है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, है ना। वहाँ पे सर्द मौसम रहता है। और नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन आपके लिए। कर्नाटक के पहाड़ी और कोहस्तानी इलाके के मुतालिक एक कौल सही है। कौन कौन से सही हैं? देखो कर्नाटक के पहाड़ी और कोहस्तानी इलाके के मुतालिक एक कौल या एक यहाँ पे खुसूसियात सही हैं। ऑप्शन ए, ये बहर अरब से चलने वाली बारिश बरसाने वाली हवाओं को रोक लेते हैं। ऑप्शन बी, ये शदीद बारिश के इलाके हैं। ऑप्शन सी, बाबा बुडनगिरी की मिलियान नगरी है कोहे चंद्रनानी जो कर्नाटक की ऊंची चोटी है यहाँ वाक़या है। ऑप्शन डी, ये तमाम सही हैं। कौन सा सही है बच्चों? ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी मतलब ए बी सी तीनों भी सही हैं। कर्नाटक के जो पहाड़ी कोहस्तानी इलाके हैं, है ना, ये बहरे अरब से चलने वाली या बारिश बरसाने वाली हवाओं को रोक लेते हैं, ये शदीद बारिश के इलाके हैं। बाबा बुडनगिरी की या मिलियान नगरी कोहे चंद्रना जो कर्नाटक की ऊंची चोटी है वो यहाँ कर्नाटक के पहाड़ी या कोहस्तानी इलाके में वाक़या है। तो कौन सा सही है? यह तीनों भी सही है। डी ऑप्शन आपके लिए क्या है? ये तमाम सही है। तो कौन सा सही है बच्चों इसमें? कर्नाटक के पहाड़ी और कोहस्तानी इलाके की एक खास खुसूसियात में या एक खासियत में कौन सा आंसर सही है? चलिए बच्चों देखते हैं आपका आंसर। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम सही है ना। ये इलाके बहर अरब से चलने वाली सर्द हवाओं को रोकते, बारिश बरसाने वाली हवाओं को रोकते, इसलिए वो शदीद बारिश के इलाके पाए जाते। और यहाँ पर जो है बाबा बुडनगिरी या मिलियान नगरी की जो कोहे चंद्रना जो कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है वो भी यह वाक़ है। तो इसीलिए बच्चों सभी जवाबात क्या हो गए? सही हो गए। चलिए और एक क्वेश्चन आपके लिए। बराज़म एशिया का सबसे बड़ा एक संगी चट्टान वाला पहाड़ कौन सा है? बराज़म एशिया का सबसे बड़ा एक संगी यानी एक ही चट्टान वाला पहाड़ कौन सा है? एक संगी यानी एक चट्टान वाला। ऑप्शन ए है बच्चों यहाँ पे रंगनबेट्टे, ऑप्शन ए रंगनबेट्टे, ऑप्शन बी मधुगिरी, ऑप्शन सी आदि चंचनगिरी, ऑप्शन डी चामुंडी पहाड़। बराज़म एशिया का सबसे बड़ा एक संगी चट्टान वाला पहाड़ जो कि हमारे कर्नाटक में मौजूद है वो कौन सा है बच्चों? ऑप्शन ए रंगनबेट्टे, ऑप्शन बी मधुगिरी, ऑप्शन सी आदि चंचनगिरी, ऑप्शन डी चामुंडी पहाड़। चलिए बच्चों माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कौन सा है बच्चों? मधुगिरी का। मधुगिरी का चट्टान जो है वो एक संगी चट्टान, पूरा पहाड़ जो है एक ही चट्टान का वो पहाड़ है जिसको हम जो सबसे बड़ा क्या है? एक संगी एक ही पत्थर वाला चट्टानी पहाड़ है। और ये बराज़म एशिया का सबसे बड़ा एक संगी चट्टान भी माना जाता है जो कि हमारे कर्नाटक में वाक़या है, यानी जुनूबी मैदानी इलाकों के जो पहाड़ी सिलसिले हैं वहां पर ये पाया जाता है। कौन सा है बच्चों? मधुगिरी का। कौन सा है बच्चों? मधुगिरी का। चलिए बोर तो नहीं हो रहे हैं? मज़ा आ रहा है इस तरह के सवालात में
जवाब देने में मज़ा आ रहा है बच्चों? चलिए, अगर बोर हो रहा है तो थोड़ा सा कर्नाटक के सैर व तफरीह के मकामात, बीच या आबशार की थोड़ा से सैर कीजिए, फिर हम सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे। चलो बच्चों, अगला सवाल आपके लिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। हिंदुस्तान को जुनूब मशरिक एशिया का जजीरे नुमा कहा जाता है क्योंकि हिंदुस्तान को जुनूब मशरिक एशिया का जजीरे नुमा कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन ए बरअज़म एशिया का एक जजीरा है, इसके तीन तरफ पानी एक तरफ खुश्की का हिस्सा है। ऑप्शन सी ये हिंदुस्तान के जुनूब में बहरे हिंद है इसलिए। ऑप्शन डी इसके शुमाल में अजीम हिमालयाई बर्फानी पहाड़ हैं। यस, हिंदुस्तान को जुनूब मशरिक एशिया का जजीरे नुमा कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन ए है बरअज़म एशिया एक जजीरा है इसलिए हिंदुस्तान को जजीरा नुमा कहते हैं। या ऑप्शन बी इसके तीन तरफ पानी और एक तरफ खुश्की का हिस्सा है। ऑप्शन सी हिंदुस्तान के जुनूब में बहरे हिंद है इसलिए हिंदुस्तान को जुनूब मशरिक एशिया का जजीरा नुमा कह दिया, हिंदुस्तान को जजीरा नुमा कहते, ये सही है। या ऑप्शन डी है कि इसके शुमाल में अजीम हिमालयाई बर्फानी पहाड़ है। क्यों हिंदुस्तान को जजीरे नुमा कहते हैं? हम कहते हैं हिंदुस्तान जुनूब मशरिक एशिया का या बरआज़म एशिया का एक जजीरे नुमा है कहते हैं बच्चों, है ना। क्यों बरआज़म एशिया एक जजीरा है करके इसलिए कहते हैं। या इसके तीन तरफ पानी और एक तरफ खुश्की का हिस्सा है इसलिए हिंदुस्तान को हम जजीरे नुमा कहते हैं। या हिंदुस्तान के जुनूब में बहरे हिंद वाक़ है इसलिए जजीरे नुमा कहते हैं। या ऑप्शन डी है कि इसके शुमाल में अजीम हिमालयाई बर्फानी पहाड़ इसलिए उसको जजीरे नुमा कहते हैं।
कौन सा सही जवाब है बच्चों? चलिए देखते हैं। इसके 3 तरफ पानी और एक तरफ खुश्की का हिस्सा है ना। हिंदुस्तान के 3 तरफ पानी और ऊपर एक तरफ खुश्की का हिस्सा, यानी वो जमीनी टुकड़ा जिसके 3 तरफ पानी और एक तरफ खुश्की का हिस्सा हो जजीरे नुमा कहलाता। अगर चारों तरफ पानी है तो जजीरा कहलाता, लेकिन हिंदुस्तान के 3 तरफ पानी और एक तरफ खुश्की का हिस्सा है, इसीलिए हमारे हिंदुस्तान क्या है बच्चों? जजीरे नुमा है। तो ऑप्शन बी सही जवाब। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपके लिए। हिंदुस्तान का इंतहाई जुनूबी सिरा इंदिरा पॉइंट। हिंदुस्तान का इंतहाई जुनूबी सिरा निस्बत दिया है इंदिरा पॉइंट। हिंदुस्तान का शुमाली सिरा, तो अब हिंदुस्तान का इंतहाई जुनूबी सिरा इंदिरा पॉइंट कहलाता है ना। तो अब आपको क्या लिखना है? हिंदुस्तान का शुमाली सिरा। ऑप्शन ए शिवालिक, ऑप्शन बी पैगमिलन पॉइंट, ऑप्शन सी इंदिरा रास, ऑप्शन डी इंदिरा कोल। हिंदुस्तान का इंतहाई जुनूबी सिरा इंदिरा पॉइंट, हिंदुस्तान का शुमाली सिरा शिवालिक कहलाता है, या पैगमिलन पॉइंट कहलाता है, इंदिरा रास कहलाता है, या इंदिरा कोल कहलाता है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आपका जवाब इंदिरा कोल। क्या कहलाता है बच्चों? इंदिरा कोल कहलाता है ना। नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगी वो सिर्फ मैप पे होगी, तो उस मैप में मैं आपको दिखाऊंगी कि इंदिरा पॉइंट कहाँ है और इंदिरा कोल कहाँ है। नेक्स्ट जब भी मेरी क्लास होगी हम सिर्फ नक्शे पे क्लास लेंगे, है ना बच्चों। तब उस वक्त मैं आपको दिखाऊंगी कि इंतहाई जुनूबी सिरा इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, इंतहाई शुमाली सिरा इंदिरा कोल कहाँ पे वाक़ है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदुस्तान को तकरीबन 2 हिस्सों में तकसीम करने वाला अहम अर्ज़ बलद है। हिंदुस्तान को तकरीबन 2 हिस्सों में तकसीम करने वाला अहम अर्ज़ बलद है। ऑप्शन ए 23.5 दर्जे जुनूबी अर्ज़ बलद या ख़त जदीद जिसको कहते हैं, ऑप्शन बी 23.5 दर्जे शुमाली अर्ज़ बलद या ख़त सरतान, ऑप्शन सी 82.5 दर्जे मशरक़ी तूले बलद, या 0 दर्जे का ख़त इस्तवा। हिंदुस्तान के दरमियान से कौन सा अहम अर्ज़ बलद गुजर रहा है जो कि हिंदुस्तान को तकरीबन 2 मसावी हिस्सों में तकसीम करता है? ऑप्शन ए था बच्चों आपके लिए 23.5 दर्जे जुनूबी अर्ज़ बलद जिसको हम ख़त जदीद भी कहते हैं, 23.5 दर्जे शुमाली अर्ज़ बलद या ख़त सरतान, या 82.5 दर्जे मशरक़ी तूले बलद, या 0 दर्जे ख़त इस्तवा। चलिए बच्चों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब है आपका 23.5 दर्जे शुमाली अर्ज़ बलद। ख़त सरतान क्या होता है? हिंदुस्तान के दरमियान से गुजरने वाला अहम अर्ज़ बलद है ना। कौन सा बच्चों? वो ख़त सरतान है। अक्सर पूछा है, हमेशा बार बार पूछता है, इसलिए एग्जाम में भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आ सकता है बच्चों। अगली क्लास में मैं मैप में ये सभी दिखाऊंगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 आपके लिए है। हिंदुस्तान 8.4 दर्जे से लेकर 37.6 दर्जे शुमाली अर्ज़ बलद के दरमियान वाक़ा है ना। उसी तरह 68.7 दर्जे तूले बलद से डैश तूले बलद के दरमियान वाक़ा। कौन कौन से तूले बलद के दरमियान? जिस तरह अर्ज़ बलद के लिहाज से अगर अर्ज़ बलद का लिहाज देखा जाए, हिंदुस्तान अर्ज़ बलद के लिहाज से 8.4 दर्जे अर्ज़ बलद से लेकर 37.6 दर्जे शुमाली अर्ज़ बलद के दरमियान में वाक़ है। और उसी तरह 68.7 दर्जे 68.7 दर्जे तूले बलद से डैश तूले बलद के दरमियान में वाक़ है। ऑप्शन ए 79.25 दर्जे मगरबी तूले बलद, 82.5 दर्जे मशरक़ी तूले बलद, ऑप्शन सी 97.25 दर्जे मशरक़ी तूले बलद, या बच्चों 97.25 यानी 97.92 दर्जे मशरक़ी तूले बलद। हिंदुस्तान 8.4 दर्जे से लेकर 37.6 दर्जे शुमाली अर्ज़ बलद और 68.7 दर्जे तूले बलद से डैश तूले बलद के दरमियान वाक़। ऑप्शन ए 97.25 दर्जे मगरबी तूले बलद, 82.05 दर्जे या 82.5 दर्जे मशरक़ी तूले बलद, या 97.25 दर्जे मशरक़ी तूले बलद, या 97.52 दर्जे मशरक़ी तूले बलद।
अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। देखिए आपका जवाब 97.25 दर्जे मशरकी तूले बलद है ना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, खत्ते सरतान हिंदुस्तान के दरमियान से गुजरने वाला अर्ज बलद। खत्ते सरतान हिंदुस्तान के दरमियान से गुजरने वाला अर्ज बलद, तो 82.5 दर्जे मशरकी तूले बलद। ए क्या है बच्चों, आपको लिखना रहता। ऑप्शन ए बैनुल अक़वामी खत्ते तारीख, ऑप्शन बी हिंदुस्तान के मियारी तकसीम वाला तूले बलद, ऑप्शन सी अलाहाबाद से गुजरने वाला अहम अर्ज बलद, ऑप्शन डी हिंदुस्तान के मियारी वक्त का तूले बलद। देखो बच्चों, खत्ते सरतान हिंदुस्तान के दरमियान से गुजरने वाला अहम अर्ज बलद, उसी तरह तो 82.5 दर्जे मशरकी तूले बलद। ए क्या है, ऑप्शन ए बैनुल अक़वामी खत्ते तारीख, ऑप्शन बी हिंदुस्तान के मियारी तकसीम वाला तूले बलद, ऑप्शन सी अलाहाबाद से गुजरने वाला अहम अर्ज बलद, ऑप्शन डी हिंदुस्तान के मियारी वक्त का तूले बलद। चलो बच्चों, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कंफ्यूज ना कर लो। देखिए सही जवाब है हिंदुस्तान के मियारी वक्त का तूले बलद। ऑप्शन सी सही हो सकता था। कब बोलो, अलाहाबाद से गुजरने वाला अहम तूले बलद रहा तो, क्योंकि ये तूले बलद है, अर्जे बलद नहीं है, वहां पे अर्जे बलद लिखा हुआ है ना, तो इसीलिए सही जवाब क्या है बच्चों। और मियारी तकसीम का तूले बलद नहीं है, मियारी वक्त का तूले बलद है। तो सही जवाब क्या रहा बच्चों, यहाँ पे 82.5 दर्जे जो मशरकी तूले बलद है वो हिंदुस्तान के मियारी वक्त का तूले बलद है, जहाँ से पूरे मुल्क का एक स्टैंडर्ड टाइम, एक मियारी वक्त हम तस्लीम करते हैं ना। मुकामी वक्त, मियारी वक्त, किसी मुकाम से गुजरने वाले एक तूले बलद को उस मुल्क यानी वक्त की हेरा फेरी ना हो करके एक तूले बलद को हम पूरे मुल्क के लिए एक मियारी तूले बलद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरह से 82.5 दर्जे जो मशरकी तूले बलद है वो हमारे हिंदुस्तान के मियारी वक्त का तूले बलद है। और हिंदुस्तान के दरमियान से गुजरने वाला अर्ज बलद कौन सा है बच्चों, खत्ते सरतान है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, हिंदुस्तान का कुल रकबा है, हिंदुस्तान का कुल रकबा है। ऑप्शन ए 32,78,263 मुरब्बा किलोमीटर, 32,78,263 मुरब्बा किलोमीटर। ऑप्शन बी 32,87,362 मुरब्बा किलोमीटर, ऑप्शन सी 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर, ऑप्शन डी 32,87,632 मुरब्बा किलोमीटर। देखो बच्चों, सिर्फ फिगर थोड़ी इधर से उधर हो गई है, सही पहचानिए। हिंदुस्तान का कुल रकबा है, ऑप्शन ए है 32,78,263 मुरब्बा किलोमीटर, ऑप्शन बी 32,87,362 मुरब्बा किलोमीटर, ऑप्शन सी 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर, ऑप्शन डी 32,87,632 मुरब्बा किलोमीटर। चलिए आपका आंसर चेक कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना है बच्चों हिंदुस्तान का कुल रकबा, 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर, 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, हिंदुस्तान की कुल जमीनी सरहद 15,200 किलोमीटर। देखो वहां पे निस्बत क्या है उसमें, हिंदुस्तान की कुल जमीनी सरहद 15,200 किलोमीटर, हिंदुस्तान की कुल आबी सरहद, कुल कहा गया, हिंदुस्तान की कुल जमीनी सरहद 15,200 किलोमीटर और हिंदुस्तान की कुल आबी सरहद ऑप्शन ए 6,100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7,516.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7,516.5 किलोमीटर, ऑप्शन डी 7,516.5 मुरब्बा किलोमीटर। देखो बच्चों, हिंदुस्तान की कुल जमीनी सरहद है 15,200 किलोमीटर। अब हिंदुस्तान की कुल आबी सरहद 6,100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7,516.5 मीटर, ऑप्शन सी 7,516.5 किलोमीटर, ऑप्शन डी
7,516.5 मुरब्बा किलोमीटर। चलिए बच्चों, ABCD, अल्हम्दुलिल्लाह, यस, 7,516.5 किलोमीटर, है ना। अगर जजायर को छोड़ देंगे तो तब होती है 6,100 किलोमीटर। मैं वहां पे वर्ड लिखी हूँ आपको, हिंदुस्तान की कुल आबी सरहद, यानी जजायर को भी मिलाकर, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के अगर जजायर को मिलाएंगे तो कुल आबी सरहद हमारी कितनी है बच्चों? 7,516.5 किलोमीटर है। अगर जजायर को छोड़ देंगे तो 6,100 किलोमीटर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, हिंदुस्तान को श्रीलंका से जुदा करने वाला पानी का धारा है, उसको क्या कहते हैं? हिंदुस्तान को श्रीलंका से जुदा करने वाला, अलग करने वाला पानी का धारा कहलाता है। ऑप्शन ए आबनाए पाक, ऑप्शन बी बहरे अरब, ऑप्शन सी खलीजे बंगाल, ऑप्शन डी बहरे अरब। हिंदुस्तान को श्रीलंका से जुदा करने वाला पानी का धारा, ऑप्शन ए आबनाए पाक, ऑप्शन बी बहरे हिंद, ऑप्शन सी खलीजे बंगाल, ऑप्शन डी बहरे अरब। आबनाए पाक है, बहरे हिंद है, खलीजे बंगाल है या बहरे अरब है? चलिए बच्चों जल्दी लिखो। यस, आबनाए पाक। हिंदुस्तान को खलीजे बंगाल, हिंदुस्तान को श्रीलंका से जुदा करने वाला जो हिस्सा है वहां पे, वो कौन सा आता है? वहां पर बीच में दरमियान में जो पानी का हिस्सा है, आबनाए पाक है ना। आबनाए किसको कहते हैं? जो पानी के दो बड़े हिस्सों को जोड़ने वाला रहता है वो आबनाए कहलाता है। ये बहरे हिंद और खलीज बंगाल को जोड़ रहा है ना, इधर से फिर बहरे अरब भी आता है, तो पानी के बड़े हिस्सों को जोड़ने वाला आबनाए, उसी तरह खुश्की के बड़े हिस्सों को जोड़ने वाला खाकनाए कहलाता है ना। तो हिंदुस्तान को श्रीलंका से जुदा करने वाला जो पानी का हिस्सा वो क्या कहलाता है बच्चों? उसका नाम क्या? आबनाए पाक, पाक स्ट्रेट जिसको कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत राजस्थान, हिंदुस्तान की सबसे छोटी रियासत, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत राजस्थान लिखें। अब हिंदुस्तान की सबसे छोटी रियासत, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी लद्दाख। चलो बच्चों, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत राजस्थान, हिंदुस्तान की सबसे छोटी रियासत, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी लद्दाख। माशाल्लाह। चलिए बच्चों आपका आंसर देखिए, गोवा। हिंदुस्तान की सबसे छोटी रियासत कौन सी है बच्चों? गोवा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके लिए है, शुमाली हिंद के अजीम पहाड़ या हिमालय के अजीम पहाड़ जो है उसके खुसूसियत है यहाँ पे। ऑप्शन ए दुनिया के सबसे ऊंचे बर्फानी सिलसिले हैं, या ऑप्शन बी वादियां ग्लेशियर और कई दौमी दरियाओं का मुंबा है ये, ऑप्शन सी हिंदुस्तान की कुदरती फसील जो तूफानी हवाओं को रोक के बारिश का जरिया है, या मंदरजा बाला तमाम सही है। तो शुमाली हिंदुस्तान के अजीम मैदान या हिमालय के अजीम मैदान कहते हैं ना, उसकी खासियत क्या है? इसमें से कौन सा सही है? ये दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ बर्फानी पहाड़ी सिलसिले हैं, या ऑप्शन बी है वादिया ग्लेशियर और कई दौमी दरियाओं का मुंबा है, ऑप्शन सी यहाँ पे है हिंदुस्तान की कुदरती फसील जो तूफानी हवाओं को रोकते हुए बारिश का जरिया है, ऑप्शन डी मंदरजा बाला तमाम जवाब सही है। चलो बच्चों जल्दी जल्दी लिखो, ए बी सी डी कौन सा सही है? ये ऊंचे बर्फानी पहाड़ हैं, या हिंदुस्तान की ये कुदरती फसील है, या ये कई वादियों ग्लेशियर और दौमी दरिया का मुंबा है? चलो बच्चों तमाम सही है ना। शुमाली हिंदुस्तान के जो अजीम मैदान वाक़ है, यानी हिंदुस्तान को जो हम तबी लिहाज से जो है बच्चों कितने हिस्सों में तकसीम करे हैं? 4 हिस्सों में। कितने हिस्सों में तकसीम करें बच्चों? 4 हिस्सों में है ना। शुमाली हिंदुस्तान के अजीम मैदान, गंगा के जरखीज मैदान, जजीरे नुमा हिंद की सतह मुर्तफा, साहिली मैदान और जजायर। तो सबसे पहला कौन सा बच्चों? शुमाली हिंदुस्तान के अजीम पहाड़ या हिमालय के अजीम पहाड़ जो कहते हैं, तो ये अजीम पहाड़ ये बर्फानी पहाड़ी सिलसिले हैं, है ना बच्चों। ये दुनिया के सबसे बुलंद बर्फानी पहाड़ी सिलसिले हैं, जिसमें बुलंद चोटियां, गहरी वादियां, ग्लेशियर, दर्रे ये तमाम पाए जाते हैं। और ये हिमालय जो है हिंदुस्तान के लिए कुदरती फसील है जो कि तूफानी हवाओं को रोकता है और बारिश का हमारे लिए जरिया है। घने जंगलात पाए जाते हैं, सियाहत के मराकज़ यहाँ पे हैं।
तो इसीलिए बच्चों ये तमाम ऑप्शन क्या है, सही है ना। ये तमाम ऑप्शन क्या है बच्चों, सही है। शुमाली हिंद के अजीम मैदान या हिमालय के अजीम मैदान के लिए ये तमाम नुकात क्या है बच्चों, सही नुकात है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अजीम हिमालय को हिमदरी भी कहा जाता है ना। अजीम हिमालय को हिमदरी भी कहा जाता है, क्यों? ऑप्शन ए, वादियां ग्लेशियर और कई दौमी दरिया का मुंबा है इसलिए। या ऑप्शन बी, साल भर बर्फ से ढके रहने की वजह से। ऑप्शन सी, हमा किस्म के जंगलात से घिरे हुए हैं। ऑप्शन डी, खूबसूरत वादियां और कारामद दर्रे हैं। क्यों अजीम हिमालय को हम हिमदरी भी कहते हैं, है ना। हिमालय के पहाड़ी सिलसिले को 3 हिस्सों में तकसीम करें, अजीम हिमालय, वस्ती हिमालय, बैरूनी हिमालय। तो अजीम हिमालय को हम हिमदरी भी कहते हैं, क्यों कहते हैं बच्चों? ऑप्शन ए है वादियां ग्लेशियर और कई दौमी दरियाओं का मुंबा है। ऑप्शन बी, साल भर बर्फ से ढके रहने की वजह से। ऑप्शन सी, हमा किस्म के जंगलात से घिरे हुए है। ऑप्शन डी, खूबसूरत वादियां और कारामद दर्रे हैं। कौन सा सही जवाब है बच्चों? चलो अल्हम्दुलिल्लाह, साल भर बर्फ से ढके रहने की वजह से। अजीम हिमालय जो हिमालय का पहला हिस्सा है जिसको हम हिमदरी भी कहते हैं, क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि ये साल भर बर्फ से ढका रहने की वजह से। हिमा के मानी ही क्या है बच्चों? बर्फ, दरी यानी पहाड़, बर्फ से ढका हुआ पहाड़। तो अजीम हिमालय को हम हिमदरी कहते हैं क्योंकि ये साल भर बर्फ से ढके रहते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपके लिए। दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट। हिंदुस्तान की सबसे बुलंद चोटी, दुनिया की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट। हिंदुस्तान की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी। ऑप्शन ए, कंचनजंगा। ऑप्शन बी, धूलगिरी। ऑप्शन सी, गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन डी, नंदा देवी। चलो बच्चों, हिंदुस्तान की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट। तो दुनिया की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट। तो हिंदुस्तान की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी कंचनजंगा, धूलगिरी, गॉडविन ऑस्टिन, नंदा देवी। कौन सा सही है बच्चों? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बच्चों? गॉडविन ऑस्टिन, है ना, जिसको K2 भी कहते हैं, है ना। हिमदरी पहाड़ी सिलसिले में जो मगरिब की तरफ बैरूनी हिमालय का जो सिलसिला है जिसको हम ट्रेन हिमालय भी कहते हैं, तो इसमें कराकोरम के पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं जिसमें जो है K2 या गॉडविन ऑस्टिन है जो कि हमारी हिंदुस्तान की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी है। गो के हिमालय का पहाड़ी सिलसिला हिंदुस्तान को ही लगा है, माउंट एवरेस्ट वहीं आता है, बट माउंट एवरेस्ट हमारी सरहद से थोड़ा बाहर तिब्बत के सिमत रहने की वजह से उसको दुनिया की सबसे बुलंद चोटी शुमार करते हैं। तो K2 या गॉडविन ऑस्टिन को हिंदुस्तान की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी माना जाता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। इसका मतलब कि माउंट एवरेस्ट की बुलंदी 8,848 मीटर है। तो गॉडविन ऑस्टिन, अब इसकी बुलंदी लिखना है आपको। ऑप्शन ए 8,156 मीटर। ऑप्शन बी 8,172 मीटर। ऑप्शन सी 8,481 मीटर। ऑप्शन डी 8,611 मीटर। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है, तो गॉडविन ऑस्टिन की बुलंदी आपको अभी यहाँ पे लिखना रहता है। ऑप्शन ए 8,156 मीटर। ऑप्शन बी 8,172 मीटर। ऑप्शन सी 8,418 मीटर। ऑप्शन डी 8,611 मीटर। चलो बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह, यस डी गॉडविन ऑस्टिन की बुलंदी कितनी है बच्चों? 8,611 मीटर। कितने है बच्चों? 8,611 मीटर। या हम 28,251 फीट भी इसको अगर फीट में बोला जाए तो 28,251 फीट, अगर मीटर में कहा जाए तो 8,611 मीटर है जो कि हमारे हिंदुस्तान की बुलंद चोटी है ना। और 8,156 जो है वो कंचनजंगा है। 8,156 मीटर कौन सी है बच्चों? कंचनजंगा है। उसी तरह से 8,172 जो है बच्चों वो कौन सी है? धूलगिरी। कौन सी है बच्चों?
धूलगिरी है। और 8,400 कितने वो 81 मीटर जो है वो कौन सी है, मानसलो। ये सभी क्या है, कंचनजंगा, धूलगिरी, मैनसलो, नंदा देवी, गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, यह अजीम हिमालय या हिमाद्री में वाक़ा दुनिया की बुलंद पहाड़ी चोटियां हैं, है ना बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। गैर मुतालिक लफ्ज को अलग कीजिए। एक ग्रोह है ये चारों, इस ग्रोह में एक लफ्ज वहां पे एक आंसर वहां से ताल्लुक नहीं रखता, उसको आपको पहचानना है। ऑप्शन ए है वहां पे शिमला रानी खेत, ऑप्शन बी मसूरी नैनीताल, ऑप्शन सी पीर पंचल, ऑप्शन डी दार्जिलिंग। तो याद करो बच्चों ये सभी क्या है करके। ऑप्शन ए शिमला रानीखेत, ऑप्शन बी मसूरी नैनीताल, ऑप्शन सी पीर पंचल, ऑप्शन डी दार्जिलिंग। इसमें से कौन सा लफ्ज उस ग्रोह में उस ग्रुप में नहीं आता? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बच्चों? पीर पंचल, क्योंकि शिमला रानीखेत, मसूरी नैनीताल, दार्जिलिंग ये तमाम जो है यहाँ पे वस्ती हिमालय, जिसको हम हिमाचल कहते हैं ना, वस्ती हिमालय या हिमाचल में आने वाले सैर व तफरी के मुकामात हैं, सेहत अफजा मुकामात हैं, जहाँ पर गर्मियों के दिनों में लोग हवाखोरी के लिए जाते हैं। ये तमाम क्या है? सेहत अफजा मुकामात हैं। लेकिन पीर पंचल ये जो है एक पहाड़ी सिलसिला है, ये क्या है? ये पहाड़ी सिलसिला है, तो इसलिए वो लफ्ज वहां से अलग हो जाएगा। उसी तरह बच्चों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सेम वही पर वही रूल्स है कि गैर मुतालिक लफ्ज को यहाँ पे अलग करना। ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी कांगड़ा, ऑप्शन डी कल्लू। देखिए यहाँ पे कौन सा लफ्ज जो है एक ग्रोह में नहीं आता। एक क्या क्या है करके याद करो। महाभारत क्या है, कश्मीर क्या है, कांगड़ा क्या है, कल्लू क्या है करके, और तो आपको कौन सा इस ग्रोह में नहीं आता करके आपको पता चलेगा। ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी कांगड़ा, ऑप्शन डी कल्लू। चलिए बच्चों चेक योर आंसर, ए रहा महाभारत। महाभारत मतलब यहाँ पे बुक सीरियल महाभारत नहीं है, यहाँ पे महाभारत ए क्या है बच्चों? पहाड़ी सिलसिला है। लेकिन कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, लाहल ये तमाम क्या है बच्चों? वादियां हैं। ये क्या है? खूबसूरत वादियां हैं। कौन सी? कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, लाहल ये तमाम जो है हिमालय या हिमाचल, वस्ती हिमालय में आने वाली खूबसूरत वादियां हैं। लेकिन महाभारत है पहाड़ी सिलसिला, इसलिए ये इस ग्रोह में नहीं आएगा, तो ये अलग किया जाएगा। उसी तरह से बच्चों बोर ना हो, थोड़े से क्वेश्चन है फिर क्लास यहाँ पे खत्म हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू और कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ हिमालयाई इलाका कहलाता है। जम्मू और कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ हिमालय का जो इलाका है, अजीम हिमालय का इलाका, कहां से कहां तक बच्चों? जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक का फैला हुआ हिमालय इलाका कहलाता। ऑप्शन ए अजीम हिमालय, ऑप्शन बी हिमाचल, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी हिमाद्री। क्या कहलाता बच्चों? यस, जम्मू और कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ हिमालयाई इलाका कहलाता है। ऑप्शन ए अजीम हिमालय, ऑप्शन बी हिमाचल, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी हिमाद्री। माशाल्लाह। चलिए बच्चों शिवालिक क्या कहते हैं बच्चों? इसको शिवालिक। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का हिमालय का जो बैरूनी हिमालय का इलाका है उसको हम क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। अजीम हिमालय को ही हिमाद्री कहते हैं, वस्ती हिमालय को हिमाचल कहते हैं। तो शिवालिक जो है बैरूनी हिमालय है, जो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक का इलाका फैला हुआ हिमालय का, उसको हम क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। और अजीम हिमालय और हिमाद्री एक ही है। अजीम हिमालय को ही हम क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। वस्ती हिमालय को हिमाचल कहते हैं। जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश का हिमालय का बाहर का जो इलाका है वो शिवालिक कहलाता है। तो इसलिए आंसर कौन सा सही होगा बच्चों? यहाँ पे शिवालिक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा।
बैरूनी हिमालय या शिवालिक में पाए जाने वाले हमातहदा साख्त की वादियां या तंग मैदान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, है ना। जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश का दरमियानी इलाका शिवालिक बोली मैं, तो बैरूनी हिमालय या उसको शिवालिक कहते। तो वहां पर पाए जाने वाले हमातहदा साख्त की वादियां या जो तंग मैदानी इलाका होता, उन तंग मैदानी इलाकों को कहते हैं, क्या कहते। ऑप्शन ए यहाँ पे हिमदरी, ऑप्शन बी लिगॉन, ऑप्शन सी दून, ऑप्शन डी दर्रे। हिमदरी कहते हैं, लिगॉन कहते हैं, दून कहते हैं या दर्रे कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, तंग मैदानी इलाकों को, साख्तदार मैदानी वादियों को या तंग मैदानी इलाकों को जो बैरूनी हिमालय में या शिवालिक में पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है बच्चों। हिमदरी कहते हैं या लिगॉन कहते हैं, दून कहते हैं या दर्रे कहते हैं। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, चेक योर आंसर। दून क्या कहते हैं बच्चों, दून कहते हैं बैरूनी हिमालय शिवालिक में पाए जाने वाले तंग वादियों को, तंग मैदानी इलाकों को हम दून कहते हैं ना। जैसा सबसे बड़ा जो दून है देहरादून, है ना। हिमदरी नहीं कहते, लिगोन साहिली झीलों को कहते हैं, दर्रे जिपकिला शिलिपला है, लेकिन इनको क्या कहते हैं हम, दून कहते हैं ना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा, जजीरे नुमा की सतह मुर्तफा और हिमालय के दरमियान फैला हुआ हिंदुस्तान का तबी हिस्सा कहलाता है। जजीरे नुमा की सतह मुर्तफा और हिमालय के दरमियान, ऊपर से हिमालय और नीचे जजीरे नुमा की सतह मुर्तफा के दरमियान में फैला हुआ हिंदुस्तान का तबई हिस्सा कहलाता है। ऑप्शन ए अजीम हिमालय, ऑप्शन बी शुमाली हिंद के अजीम पहाड़, ऑप्शन सी सतह मुर्तफा दक्कन, ऑप्शन डी शुमाली हिंद के अजीम मैदान। हिमालय और जजीरे नुमा हिंद की सतह मुर्तफा के दरमियान फैला हुआ हिंदुस्तान का तबई हिस्सा कहलाता है। ऑप्शन ए अजीम हिमालय, ऑप्शन बी शुमाली हिंद के अजीम पहाड़, ऑप्शन सी सतह मुर्तफा दक्कन, ऑप्शन डी शुमाली हिंद के अजीम मैदान। क्या कहते हैं बच्चों उसको, यस अल्हम्दुलिल्लाह, शुमाली हिंद के अजीम मैदान कहते हैं। गंगा के जरखीज मैदान शुमाली हिंद के अजीम मैदान कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपके लिए ए रहा, शुमाली हिंद के अजीम मैदान जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सैलाबी मैदान है, वो इन दरियाओं के जखीरा अंदोजी निजाम से तश्कील पाता है। शुमाली हिंद का अजीम मैदान जो कि सतह मुर्तफा दक्कन और हिमालय के दरमियान में वाक़ा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सैलाबी मैदान है, तकरीबन जो है वो 7 लाख मुरब्बा किलोमीटर के इहाते में फैला हुआ, वो इन दरियाओं के जखीरा अंदोजी के निजाम से तश्कील पाता है। कौन से दरियाओं के, देखो बच्चों, ऑप्शन ए गंगा सिंध ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा कृष्णा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा सतलज महानदी, ऑप्शन डी सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र। चलो बच्चों, गंगा के जो जरखीज, शुमाली हिंदुस्तान के जो जरखीज मैदान हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े सैलाबी मैदान कहलाते हैं, जिनका इहाता, जिनका रकबा 7 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, तो ये जरखीज मैदान कौन से दरियाओं के जखीरा अंदोजी के निज़ाम से तश्कील पाते हैं। चलो बच्चों, ABCD, यस चिल्ड्रन, देखो डियर्स, आपका जवाब सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र है ना। कौन से दरियाओं के निज़ाम से, सतलज गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंध नहीं, सिंध तो कश्मीर के इलाके से, तंग घाटी से होते हुए इस्लामाबाद चला जाता है, और कृष्णा जनूबी हिंदुस्तान का है ना। महानदी ओडिशा की तरफ आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही कौन सा है बच्चों, सतलज गंगा और ब्रह्मपुत्र। सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र के जखीरा अंदोजी के निज़ाम से शुमाली हिंदुस्तान के अजीम मैदान, दुनिया के सबसे बड़े सैलाबी मैदान तश्कील पाते हैं। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन, गंगा के जरखीज मैदानों को हिंदुस्तान का दिल कहते हैं ना, क्यों। ऑप्शन है जरखीज सैलाबी मैदान है, ज़राअत के लिए मौजू है इसलिए कहते हैं, या ये मैदान हमवार हैं और अंदरूनी जहाज रानी के लिए मौजू हैं,
ऑप्शन सी, यहाँ कई सनती शहर आबाद है इसलिए कहते हैं। ऑप्शन डी, ये तमाम सही जवाब है। गंगा के जरखीज मैदानों को हिंदुस्तान का दिल कहते हैं, मुआशी लिहाज से बहुत अहमियत रखते हैं, है ना। क्यों हिंदुस्तान का दिल कहते हैं ये? ऑप्शन ए है यहाँ पे जरखीज सैलाबी मैदान है और ज़राअत के लिए मौजू है इसलिए कहते हैं। या ऑप्शन बी, ए मैदान हमवार है और अंदरूनी जहाजरानी के लिए मौजू है। या ऑप्शन सी, यहाँ कई सनती शहर आबाद है। तो कौन सा सही है बच्चों? ABCD। यस चिल्ड्रन, चेक योर आंसर। ये रहा बच्चों, ये तमाम सही जवाब है। जरखीज सैलाबी मैदान है, ज़राअत के लिए मौजू है। हिंदुस्तान के लोगों का अहम पेशा ज़राअत है इसलिए ज़्यादातर लोग जाकर वहीं बसते हैं, रोजगारी का मौका मिलता है उनको। और कई दामी दरिया बहते हैं और मैदान हमवार होने की वजह से अंदरूनी जहाजरानी के लिए भी मौजू है। ज़राअत ज़्यादा होती है इसलिए कई सनती तरक्की याफ्ता शहर भी वहां पर हैं। और हिंदुस्तान की कुल आबादी का 40% से ज्यादा आबादी गंगा के जरखीज मैदानों में बसते हैं। यहाँ के तमाम रियासतें गुंजान आबाद हैं, कसाफत आबादी ज्यादा है। तो इन तमाम वजूहात की बिना पर गंगा के जरखीज मैदानों को बच्चों हिंदुस्तान का दिल कहते हैं। तो इसलिए तमाम जवाबात सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, हिंदुस्तान का सबसे कदीम और बड़ा तबी हिस्सा कौन सा? तबी खुसूसियात के लिहाज से हिंदुस्तान का सबसे कदीम और सबसे बड़ा हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है, कौन सा है? ऑप्शन ए अजीम हिमालय, ऑप्शन बी शुमाली हिंद के अजीम पहाड़, ऑप्शन सी सतह मुर्तफा दक्कन, ऑप्शन डी जजीरे नुमा की सतह मुर्तफा। चलो बच्चों, हिंदुस्तान का सबसे कदीम और बड़ा हिस्सा कहलाता है अजीम हिमालय, या शुमाली हिंद के अजीम पहाड़ कहलाता है, या सतह मुर्तफा दक्कन, या जजीरे नुमा हिंद की सतह मुर्तफा। यस बच्चों, सबसे बड़ा सबसे कदीम हिस्सा भी है वो कौन सा है? यस, चेक योर आंसर। जजीरे नुमा की सतह मुर्तफा, है ना। अजीम हिमालय नहीं, शुमाली हिंद के अजीम सतह मुर्तफा दक्कन नहीं आएगा क्योंकि जजीरे नुमा हिंद की सतह मुर्तफा दक्कन, सतह मुर्तफा मालवा दोनों पर भी मुश्तमिल 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर के अहाते में फैला हुआ चट्टानी इलाका, एक कदीम इलाका, सबसे बड़ा तबी खुसूसियात का इलाका है। कौन सा बच्चों? जजीरे नुमा हिंद की सतह मुर्तफा दक्कन भी आता है, सतह मुर्तफा मालवा आता है, मगरबी घाट, मशरकी घाट, कई पहाड़ी सिलसिलों को लिया हुआ ये मुसल्लस नुमा जो हिस्सा है हिंदुस्तान का नीचे जो, उसको हम कहते हैं हिंदुस्तान का सबसे कदीम और सबसे बड़ा तबई हिस्सा कहलाता है। चलो बच्चों, अगला सवाल आपके लिए ये रहा, जजीरे नुमा हिंद हिंदुस्तान की तरक्की में बहुत मौशी अहमियत रखता है, क्यों? ऑप्शन ए मादनियात से मालामाल है इसलिए, या ऑप्शन बी घने जंगलात और हयातियाती तनु यहाँ पे है इसलिए, या ऑप्शन सी ज़राअत के लिए कारआमद है, ऑप्शन डी इन तमाम अवामिल की वजह से। किस वजह से? जजीरे नुमा हिंद की सतह मुर्तफा हिंदुस्तान की तरक्की में बहुत मौशी अहमियत रखता है, ये मादनिया से मालामाल है इसलिए अहमियत रखता है, या ऑप्शन बी यहाँ पे घने जंगलात और हयातियाती तनु ज्यादा है इसलिए अहमियत रखता, या ज़राअत के लिए कारआमद यहाँ पे काली मिट्टी मिलती है क्या इसलिए अहमियत रखता, या ये सभी सही है? कौन सा ए सही है, या बी, या सी, या डी? कौन सा सही है बच्चों? जल्दी जल्दी लिखो। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम सही है ना। ये चट्टानी इलाका, पहाड़ी इलाका इसलिए मादनियात से मालामाल है, घने जंगलात पाए जाते हैं, हयातियाती तनु बहुत से किस्म के पाए जाते हैं, ज़राअत के लिए कारआमद काली मिट्टी भी यहाँ पे है। तो इसीलिए हिंदुस्तान का जो हिस्सा है सबसे बड़ा हिस्सा जजीरे नुमा हिंद की सतह मुर्तफा हिंदुस्तान की तरक्की में बहुत ही मौशी अहमियत रखता है। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके लिए यह है, कोहे अरावली गुरु शिखर, देखिए दोनों में रिश्ता क्या है, कोहे अरावली गुरु शिखर अन्नामलाई। अब क्या लिखना है देखो, यस, कोहे अरावली की बुलंद चोटी करके है ना, गुरु शिखर अन्नामलाई। ऑप्शन ए कोहे अबू, ऑप्शन बी अनाई मिस्ट्री, ऑप्शन सी अमदकोंडा, ऑप्शन डी सह्याद्री। चलो बच्चों, कोहे अरावली गुरु शिखर अन्नामलाई, कोहे अबू, अनाई मिस्ट्री, अमदकोंडा, सह्याद्री।
एस चिल्ड्रन। चलो बच्चों देखो आपका जवाब अनाई मिस्ट्री है ना। जिस तरह से कोहे अरावली की कोहे अबू में वाक़ा सबसे बुलंद चोटी गुरु शिखर है, उसी तरह अन्नामलाई की पहाड़ी सिलसिलों में वाक़ा अनाई मिस्ट्री है। तो यहाँ पे सही जवाब इसलिए कौन सा आएगा बच्चों? अनाई मिस्ट्री। कोहे अरावली गुरु शिखर, अन्नामलाई अनाई मिस्ट्री। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, मगरबी घाट अनाई मिस्ट्री। मगरबी घाट अनाई मिस्ट्री, मशरकी घाट। ऑप्शन ए अहमदकोंडा, ऑप्शन बी कार्डेमम, ऑप्शन सी अन्नामलाई, ऑप्शन डी विंध्याचल। मगरबी घाट अनाई मिस्ट्री, मशरकी घाट, अहमदकोंडा, कार्डेमम, अन्नामलाई, विंध्याचल। तो मगरबी घाट और अनाई मिस्ट्री में देखो रिलेशन क्या है। अब मशरकी घाट में कौन सा लिखना है? यस बच्चों देखो चेक योर आंसर। माशाल्लाह अहमदकोंडा यानी मगरबी घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी अनाई मिस्ट्री है। दोनों का रिलेशन क्या है बच्चों? मगरबी घाट अनाई मिस्ट्री, मगरबी घाट की सबसे बुलंद चोटी अनाई मिस्ट्री है। तो अब आपको मशरकी घाट की बुलंद चोटी लिखना है जो कि कौन सी है? अहमदकोंडा है। ये कार्डेमम, अन्नामलाई ये सभी कहाँ आते हैं? मगरबी घाट में आते हैं। इसलिए मशरकी घाट की सबसे बुलंद चोटी अहमदकोंडा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके लिए, दमन से गोवा तक जो इलाका है वो साहिल कोंकण कहलाता है। दमन से गोवा का इलाका जो साहिली पट्टी है वो साहिल कोंकण कहलाता है। तो मंगलूर से कन्याकुमारी क्या कहलाता है? साहिल मलाबार ऑप्शन ए, ऑप्शन बी साहिल कर्नाटक, ऑप्शन सी साहिल कोरोमंडल, ऑप्शन डी मगरबी साहिल। दमन से गोवा साहिल कोंकण, तो मंगलूर से कन्याकुमारी क्या कहलाता? ऑप्शन ए साहिल मलाबार, ऑप्शन बी साहिल कर्नाटक, ऑप्शन सी साहिल कोरोमंडल, ऑप्शन डी मगरबी साहिल। चलो बच्चों मंगलूर से कन्याकुमारी निचला हिस्सा क्या कहलाता है? वेरी गुड, साहिल मलाबार। क्या कहते हैं बच्चों इसको? साहिल मलाबार। दमन से गोवा तक का जो है साहिल कोंकण, फिर मंगलूर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो मगरबी साहिल है वो क्या कहलाता है बच्चों? साहिल मलाबार कहलाता। चलिए अगला क्वेश्चन, मशरकी साहिल का शुमाली हिस्सा, मशरकी साहिल का शुमाली हिस्सा सरकार साहिल। तो मशरकी साहिल का जुनूबी हिस्सा, ऑप्शन ए अटकल मैदान, ऑप्शन बी चेन्नई का साहिल, ऑप्शन सी साहिल कोंकण, ऑप्शन डी कोरोमंडल का साहिल क्या कहलाता? मशरकी साहिल का शुमाली हिस्सा सरकार साहिल। तो मशरकी साहिल का जुनूबी हिस्सा अटकल मैदान, चेन्नई का साहिल, साहिल कोंकण, कोरोमंडल का साहिल क्या कहलाता बच्चों? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहलाता बच्चों? कोरोमंडल का साहिल है ना। क्या कहलाता बच्चों? कोरोमंडल का साहिल। मशरकी घाट का जुनूबी हिस्सा कोरोमंडल का साहिल, मशरकी साहिल का शुमाली हिस्सा सरकार साहिल है ना, या अटकल मैदान या सरकार साहिल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इनमें से गैर मुतालिक की निशानदेही करना है। ऑप्शन ए डल, ऑप्शन बी छिलका, ऑप्शन सी पुलिकट, ऑप्शन डी कोलोरो। एक ग्रुप है, इस ग्रुप में कौन सा यहाँ पे मैच नहीं करता? ये देखिए, याद किए डल क्या है, छिलका क्या है, पुलिकेट क्या है और कोलोरो क्या है, याद कीजिए। फिर इसमें से क्या अलग होता है आपको मालूम पड़ेगा। ऐसे बच्चों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, डल है ना बच्चों। डल जो है श्रीनगर के मीठे पानी की झील। ये छिलका, पुलिकट, कोलोरो ये लिगोन या साहिल पर पाए जाने वाली खारे पानी की झीलें हैं। कौन सी? छिलका झील, पुलिकट झील और कोलोरो। बट डल झील जो है कश्मीर की मीठे पानी की झील है, वो साहिली झील नहीं। तो इसीलिए यहाँ से कौन सा वर्ड निकलेगा बच्चों? गैर मुतालिक कौन सा है? ये तीनों खारे पानी की लेगोन झीलें हैं, तो अलग कौन सा हो जाएगा? डल झील। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन अब थोड़े से हैं बच्चों, खत्म होगा। एक दो तीन क्वेश्चन है, इनमें से गैर मुतालिक की निशानदेही करना है जिस तरह पहले की उसी तरह। ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन बी मारम गोवा, ऑप्शन सी प्रदीप, ऑप्शन डी मैंगलोर। कांडला, मारम गोवा, प्रदीप, मैंगलोर, इसमें से गैर मुतालिक अलग कीजिए निशानदेही क्या क्या है याद कीजिए,
फिर देखिए उसमें कहाँ कहाँ वाक़ हैं, याद आ रहा है, कांडला, मारंगवा, प्रदीप, मैंगलोर। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बच्चों, प्रदीप, ये सभी क्या हैं बच्चों, बंदरगाह हैं। कांडला बंदरगाह है, मारंगवा बंदरगाह है, मैंगलोर बंदरगाह है, प्रदीप बंदर। लेकिन कांडला, मारंगवा, मैंगलोर ये मगरबी साहिल की बंदरगाह है। प्रदीप जो है वह मशरकी साहिल की बंदरगाह, इसीलिए जो है यहाँ पे प्रदीप को हमने अलग की। समझ में? चारों भी बंदरगाह हैं, लेकिन कांडला, मारंगवा, मैंगलोर ये मगरबी साहिल की बंदरगाह, प्रदीप जो है मशरकी साहिल की बंदरगाह है। तो यहाँ पे गैर मुत्तलिक कौन होगा? प्रदीप। याद रहेगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जजायर, इंडोमान निकोबार, खलीज बंगाल, लक्षद्वीप। इसका मतलब कि जजायर, इंडोमान निकोबार, खलीज बंगाल में वाक़ हैं। वहां पे आपको इस तरह से कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, बट यहाँ पे बोल रहे, आप याद रखिए बच्चों, जजायर, इंडोमान निकोबार, खलीज बंगाल, लक्षद्वीप। ऑप्शन ए बहरे हिंद, ऑप्शन बी बहरे अरब, ऑप्शन सी खलीज मन्नार, ऑप्शन डी आबनाए पाक। जिस तरह जजायर, इंडोमान निकोबार, खलीज बंगाल में वाक़ है, तो लक्षद्वीप कहाँ पे वाक़ है आपको लिखना है, बहरे अरब, बहरे हिंद, खलीज मन्नार, आबनाए पाक। चलो बच्चों, लक्षद्वीप के जजायर कहाँ पे वाक़ है? देखिए, चेक योर आंसर, बहरे अरब में है ना। जजायर, इंडोमान निकोबार, खलीज बंगाल में वाक़ है, तो लक्षद्वीप के जजायर कहाँ पे वाक़ है? बहरे अरब में वाक़ है ना, हिंदुस्तान के मगरिब में। चलो बच्चों, एक आखिरी सवाल आपके लिए। देखिए, लक्षद्वीप जजायर इससे तश्कील पाए, नहीं, किससे तश्कील पाए हुए ये जजायर हैं? ऑप्शन ए आतिशफशां के आने से, या ऑप्शन बी तगय्युर पजीर चट्टानों से, ऑप्शन सी साहिली रेत से, ऑप्शन डी मोंगों के चट्टानों से। किस तरह से जो है लक्षद्वीप के जजायर तश्कील पाए हैं? चलो बच्चों, आज की क्लास खत्म होने जा रही है। आखिरी सवाल जल्दी बोलिए। जजायर, लक्षद्वीप जजायर जो कि बहरे अरब में वाक़ हैं, किससे तश्कील पाए हुए हो? किससे बने? आतिशफशां के आने से, या तगय्युर पजीर चट्टानों से बने हैं, या साहिली रेत से बने हैं, या मूंगों के चट्टानों से बने, या मूंगों से बने, जो सीप बोलते हैं ना मूंगा, उससे बने हैं। चलो बच्चों, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो आपका जवाब, यस, मूंगों के चट्टानों से, बहरे अरब में वाक़ा लक्षद्वीप के जजायर किससे बने बच्चों? मूंगों के चट्टानों से। तो बच्चों, आज की सेट की कौन सी क्लास थी? ज्योग्राफी की क्लास थी। जितने सवालात हुए हैं, जितनों के आप जवाब दिए हैं, अगर बाई चांस आपकी जवाब कुछ मिस्टेक भी है तो नो प्रॉब्लम, ये तमाम सवालात, जवाबात और जिस तरह से आंसर मैं यहाँ पे मार्क किया, इसी तरह से आप भी मार्क करके इसके लिए एक सेपरेट से नोटबुक बनाकर उसमें लिख कर रखिए। चलिए बच्चों, आपका बहुत वक्त हो गया। चलो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, पढ़ाई को जारी रखो। अनकरीब आपके मदारिस शुरू होने जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा व अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा।